नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एडी सर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की अपनी इस चर्चा का टॉपिक है जीएसटी 2.0 यानी जीएसटी रिफॉर्म। एक ऐसा टॉपिक जो न केवल भारत की पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको प्रभावित करता है, बल्कि विश्व की ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ हम सब की दिनचर्या को भी प्रभावित करता है। साथियों, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं भारत की अर्थव्यवस्था में आए उस महत्वपूर्ण पड़ाव को याद करना चाहता हूं, अर्थात 1991 का जो आर्थिक संकट आया था। 1991 में जब भारत की अर्थव्यवस्था में एक ऐसा कठिन दौर आया जब भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो कुछ ही दिनों के आयात क्षमता के बराबर बच गया था। उस समय की परिस्थितियां या फिर उस समय के जो शासक नेतृत्व थे उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और 1991 में इकोनॉमिकल रिफॉर्म किए गए, जिन्हें अपन एलपीजी सुधार की संज्ञा दी जाती है। एलपीजी के अलावा भी भारत की अर्थव्यवस्था में 1991 से 2000 के बीच में बहुत सारे सुधार हुए, चाहे कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, यानी हर क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार होने लगे। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र बच गया जिसमें अब भी बहुत सारी समस्याएं थी, और वो क्षेत्र था टैक्स सिस्टम, यानी भारत की कर प्रणाली। हालांकि अलग अलग सरकारों ने बहुत सारे सुधार किए, लेकिन टैक्स सिस्टम में समस्याएं बहुत सारी थी, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग लगाए जाने वाले इनडायरेक्ट टैक्स, चेक पॉइंट पर जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा बहुत सारा समय लगता था, अलग अलग प्रकार के टैक्स होते थे, ट्रांसपोर्ट टैक्स हो गया, आउटराइट टैक्स हो गया, वेट हो गया, यानी बहुत सारी टैक्स समस्याएं थी। हालांकि हर सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठाए, लेकिन एक महत्वपूर्ण या फिर क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया गया। जो महत्वपूर्ण या क्रांतिकारी कदम भारत के टैक्स सिस्टम में आया वो था 2017 में जीएसटी के रूप में, यानी 1 जुलाई 2017 से जो लागू हुआ जीएसटी, उसने भारत की कर व्यवस्था में बहुत सारी जो समस्याएं थी उनका समाधान किया, जो कि वन मार्केट, वन नेशन वन मार्केट और वन टैक्स के सिद्धांत पर था। लेकिन उसके बाद भी भारत की जो घरेलू मार्केट की आर्थिक परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार से बदली, वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो वर्तमान में बहुत सारे परिवर्तन आए हुए हैं, तो एक नए जीएसटी या फिर जीएसटी में रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसे क्या जो भारत वैश्विक परिस्थितियां हैं, साथियों उदाहरण के रूप में चर्चा करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में वर्तमान में जो अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ वार था, इसके अलावा अमेरिका के द्वारा जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं या फिर नई उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर एक्स्ट्रा टैरिफ का लगाना, जैसे भारत पर एक्स्ट्रा 25% से 50% टैरिफ का लगाना। इसके साथ साथ जो यूरोप की ग्रीन इकोनॉमी के नए स्टैंडर्ड सेट करना, जहां भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौतियां हैं। चाइना की बात करें तो वहाँ की स्लो डाउन इकोनॉमी की है परिस्थितियाँ हैं। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में जो एनर्जी क्राइसिस है, विश्व में अलग अलग प्रकार के जो वार देख रहे हैं, चाहे इजराइल और हमास के बीच के संघर्ष हो, रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष हो। भारत की अगर घरेलू परिस्थितियों की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारी, जैसे कृषि और उद्योग क्षेत्र के ऊपर सेवा क्षेत्र का अधिक प्रगति करना, भारत में घरेलू मार्केट को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, यानी भारत की घरेलू परिस्थितियां और वैश्विक परिस्थितियां की ये डिमांड थी कि भारत में जो टैक्स सिस्टम के में अब भी जो क्रियान्वयन की चुनौतियां हैं उसमें नए सुधार किया जाए। तो उस सुधार के लिए कोरोना वैश्विक महामारी के बाद में एक आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया, और उस आत्मनिर्भर भारत अभियान जो स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित था, उसका ही नेक्स्ट कदम या फिर अगला पड़ाव अपन जीएसटी रिफॉर्म के रूप में देखते हैं, जिसे इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत में जो टैक्स सिस्टम है उसमें एक महत्वपूर्ण सुधार किया जाएगा। और वो टैक्स सिस्टम जो कि आज 22 सितंबर से लागू हो रहा है वो था जीएसटी रिफॉर्म्स। और गत रात्रि भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी रिफॉर्म को नेक्स्ट जनरेशन के लिए जीएसटी रिफॉर्म और किस प्रकार से ये आम जन के लिए राहत है और बूस्टर फॉर बिजनेस, इसकी संज्ञा दी है। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अगर चर्चा करूं कि ये किन स्टूडेंट के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि ये टॉपिक करंट से लिंक है, तो जहां कहीं भी किसी भी एग्जाम के सिलेबस में अगर करंट है तो वहां तो ये महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके में चूंकि जो टैक्स रिफॉर्म में
वो पॉलिटिकल साइंस से भी लिंक है और इकोनॉमी से भी लिंक है। तो अगर इंडिया इकोनॉमी और इंडिया की पॉलिटिकल साइंस कहीं भी सिलेबस में अगर दी गई है तो वहां भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरएस और एसआई के सिलेबस की अपन चर्चा करें तो ये टॉपिक किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है उसकी चर्चा करते हैं साथियों। आरएस के सिलेबस की चर्चा करें तो आरएस प्री में के सिलेबस में जीएसटी के रूप में अलग से अपने टॉपिक को मेंशन किया गया है और यही सिलेबस एसआई का है, तो यहां ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आरएस मेंस की बात करें तो अपना पेपर फर्स्ट है, इसमें पब्लिक फाइनेंस नाम से यानी लोक वित्त नाम से अलग से टॉपिक दिया गया है, जिसमें अपन टैक्स के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं। उन सब के बाद अपन टैक्स रिफॉर्म की चर्चा करते हैं, तो ये टॉपिक अपने लिए आरएस मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमी के पोर्शन के अलावा अगर पॉलिटिकल साइंस के पोर्शन की बात करें तो प्री के सिलेबस में संघवाद यानी फेडरलिज्म नाम से एक अलग से सिलेबस में दिया हुआ है। और आरएस मेंस की चर्चा करें, आरएस मेंस के पेपर थर्ड में केंद्र राज्य संबंध और फेडरलिज्म दोनों सिलेबस में दिए हुए हैं, तो ये टॉपिक वहां भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आरएस मेंस के सिलेबस में जो पेपर थर्ड है उसमें करंट के पोर्शन को भी शामिल किया गया है। पेपर थर्ड में नेशनल करंट अफेयर्स लिखा हुआ है। नेशनल करंट अफेयर्स में भी ये टॉपिक, क्योंकि जीएसटी है जो 2017 से पहले भी चर्चा में थी, 2017 के बाद में और अभी हाल ही में इसमें सुधार हुए हैं, तो ये टॉपिक नेक्स्ट आरएस मेंस के लिए और आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही टॉपिक को शुरू करने से पहले इस टॉपिक को अपन 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, यानी स्टैटिक्स जीके के लिए भी ये टॉपिक तैयार हो जाए और करंट के लिए भी टॉपिक हो जाए। जो इस टॉपिक का अपना पहला भाग होगा वो हिस्ट्री ऑफ जीएसटी होगी, यानी स्टैटिक्स जीके का पूरा पोर्शन इसमें कवर किया जाएगा कि किस प्रकार से जीएसटी का इंट्रोड्यूस हुआ, जीएसटी से पहले क्या समस्याएं थी, यानी प्री जीएसटी, जीएसटी और पोस्ट जीएसटी, यानी जीएसटी की कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। क्या कारण रहे थे, क्या विशेषताएं थी, क्या कमियां रह गई, कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया, इन सब की चर्चा करेंगे। टॉपिक के पार्ट 2 में अपन जो आज का अपना टॉपिक है जीएसटी 2.0 यानी जीएसटी रिफॉर्म की, अगर करंट की वजह से अगर कोई इस क्लास को ले रहा है तो पार्ट 2 पर जाए सीधा, जहां पर अपन चर्चा करेंगे कि क्या कारण रहे कि जीएसटी रिफॉर्म करने पड़े, इन रिफॉर्म में क्या क्या चेंज हो रहे हैं और जीएसटी के जो ये रिफॉर्म हो रहे हैं इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आम जन के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, संघवाद पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो भारत की इकोनॉमी है उस पर ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और जो पार्ट 3 होगा इस क्लास का वो होगा अपना क्वेश्चन डिस्कशन, जिसमें जीएसटी के टॉपिक की सहायता से किस प्रकार से या प्री में या फिर एसआई में या फिर अदर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को अपन को हैंडल करना है, और आरपीएससी का जिस प्रकार से जो पैटर्न बदल रहा है उसमें मैं यूपीएससी के भी इसमें क्वेश्चन लाया हूं और एसआई में जो एक प्रीवियस क्वेश्चन है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा मेंस के अपन 3 या 4 क्वेश्चन इसमें अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी के रिफॉर्म की सहायता से अपन मेंस के आंसर राइटिंग किस प्रकार से करें वो सब चर्चा करेंगे। मेन बॉडी में क्या लिखे, किस प्रकार से भूमिका लिखे, 10 नंबर वाले जो एनालिटिकल क्वेश्चन है उनको किस प्रकार से हैंडल करें वो सब चर्चा करेंगे, क्योंकि वो समय तो गया कि आरपीएससी ऐसे पूछ लेगी मेंस में कि जीएसटी हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, कौन कौन से सुधार हुए लिखिए। अब आना एनालिटिकल क्वेश्चन है तो उस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों आज की इस क्लास को अपन शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में क्या क्या चर्चा करेंगे वो सब बता दिया। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, इसमें अपन प्री जीएसटी, जीएसटी और जीएसटी 2.0 की चर्चा करेंगे। कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया, क्यों किया गया, उस पर चर्चा करेंगे। जीएसटी काउंसिल के साथ चर्चा करते हुए इसकी जो स्ट्रक्चर क्या है, डिसीजन प्रोसेस क्या है, इसके कार्य क्या है, उन सब पे चर्चा करेंगे। जो हाल ही में न्यू चेंज हुए हैं, क्या चेंज हुए हैं, इनके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, पॉलिटिकल पॉजिटिव क्या इफेक्ट है, नेगेटिव क्या इफेक्ट है, संघवाद पर क्या प्रभाव है। 3 प्रकार के अपन संघवाद की विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मेंस के लिए यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन की बहुत ज्यादा संभावना है। इसके अलावा लास्ट में अपन जाते जाते ऑब्जेक्टिव और मेंस क्वेश्चन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों अगर प्री जीएसटी की बात करूं यानी हिस्ट्री ऑफ जीएसटी से बात करूं तो जीएसटी से पहले क्या चलता था। जीएसटी से पहले बहुत सारी इनडायरेक्ट टैक्स थे, राज्य सरकार अलग से टैक्स लगाती थी, केंद्र सरकार अलग से टैक्स लगाती थी। यानी अगर जीएसटी से पहले की बात करें तो नेशन तो एक ही था, लेकिन मार्केट बहुत सारी थी, टैक्स बहुत सारे थे। यानी पहले के सिद्धांत की बात करूं तो वन नेशन मेनी मार्केट मेनी टैक्स। तो फिर ऐसे क्या कारण रहे कि जीएसटी को लाना पड़ा, तो कारण यही था कि मार्केट बहुत ज्यादा थे, टैक्स बहुत ज्यादा थे,
जो समस्याएं थी केंद्र और राज्यों के बीच में, विवाद बहुत ज्यादा होते थे, दो राज्यों के बीच में टैक्स शेयरिंग को लेकर विवाद होते थे। अगर साउथ से नॉर्थ जाना है तो मान लो एक ट्रक को पता नहीं कितने बैरियर से गुजरना पड़ता। अगर 7 से 8 राज्य है तो सब अलग अलग प्रकार से टैक्स लगाते थे, तो टैक्स चोरी की संभावना ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। इन सभी अपन कारणों की बात करेंगे, जीएसटी के क्या कारण रहे अगली स्लाइड में। तो जीएसटी आया तो इसका क्या देता, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। तब जब अगर जीएसटी वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स है तो कैसे क्या कमियां रहेगी, तो जीएसटी 2.0 आए, तो इन सब की अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों पहले प्री जीएसटी यानी वाई जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक तो सबसे पहले बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में हर स्टेट का अपना अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स होता था। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, सर्विस टैक्स लगाती थी, वैसे भी राज्य अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स लगाते थे। मनोरंजन कर हो, वैट हो, या फिर ट्रांसपोर्ट टैक्स हो, लग्जरी टैक्स हो, एंट्री टैक्स हो, वो सब राज्य सरकार लगाती थी। अपन सिलेबस में चर्चा करेंगे विस्तार से। इसके अलावा जो कैस्केडिंग इफेक्ट है साथियों, एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, साथियों कोई भी वस्तु अगर इस फैक्ट्री से प्रोडक्शन होने वाली है, मान लो ये पेन है, ये इस फैक्ट्री से निकलने वाला है, यहां पर इसका प्रोडक्शन होगा, तो इस पेन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए अपन को, रॉ मटेरियल। फैक्ट्री से पेन निकलने के बाद बेचने के लिए चाहिए इसको मार्केट, और मार्केट से इसको खरीदने के लिए कौन चाहिए, उपभोक्ता। तो साथियों जो इनडायरेक्ट टैक्स में होता क्या था जीएसटी से पहले, कि रॉ मटेरियल पर एक अलग से टैक्स लगता था, यहां पे टैक्स लगता था, फिर यहां से यहां तक पहुंचा है तो अलग से ट्रांसपोर्ट टैक्स लगता था। इसके बाद अगर प्रोडक्शन हो गया उस पेन का, तो मार्केट तक जाते जाते यहां पे इस पे अलग अलग प्रकार का वेट लगता था। अगर बीच में कोई स्टेट आ गया, मान लो पेपर का, इस पेन का जो निर्माण है वो जयपुर में हुआ है और ये गुजरात से होते हुए इसको अपन को मुंबई में पहुंचाना है, तो यहां पर जयपुर और गुजरात की बॉर्डर पर अलग टैक्स लगता है, गुजरात और मुंबई की बॉर्डर पर अलग टैक्स लगता है। वापस अगर मुंबई से इसको उपभोक्ता तक पहुंचाना है वहां पर, तो यहां पे अलग अलग टैक्स लगता, यानी टैक्स पर टैक्स लगता था, अलग अलग प्रकार के इस पे सेस और लग जाते थे, यानी टैक्स ऑन जो टैक्स है उसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो किस प्रकार से, अब जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, जीएसटी आने के बाद में टैक्स हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड। यानी पहले जो प्रोडक्शन पर टैक्स लगता था, अब वही टैक्स केवल कंज्यूमर पर, जहां पर उस वस्तु का कंजप्शन होगा, यानी जिस वस्तु का जहां उपभोग होगा वहां टैक्स लगता था। हालांकि बीच में टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी में एक सिस्टम लगा रखा है आईटीसी का, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके तहत जो जीएसटी बीच में दी जाती है जीएसटी, उसका रिटर्न हो जाता है। क्या हो जाता है, रिटर्न। इस रिटर्न से क्या हुआ साथियों, जीएसटी के बाद में ये जो सिस्टम या मैकेनिज्म बनाई गई रिटर्न में, इसमें भी बहुत सारी समस्याएं थी। तो जीएसटी 2.0 है, उसमें आगे अपन चर्चा करेंगे किस प्रकार इस रिटर्न सिस्टम या आईटीसी में फास्ट रिफंड की चर्चा की गई, किस प्रकार से जो रिटर्न फाइलिंग भरते थे उसमें प्रोसेस को और इजी किया गया, किस प्रकार से एआई का इसमें योगदान लिया गया, उन सब की चर्चा करेंगे। तो साथियों ये था कैस्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी के कारणों में अपने दो और चर्चा कर ली, एक तो अलग अलग टैक्स होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट था, इसके अलावा हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट। साथियों अगर 2016 से पहले की बात करें तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती थी वो जो जीडीपी का 16% लॉजिस्टिक कॉस्ट होती थी, जिसको अभी जीएसटी के बाद में आधे पर ले आए। इसके अलावा अगर एक ट्रक 24 घंटे चलता था तो उसमें से 6 घंटे उसका है कंज्यूम केवल टैक्स चुकाने में या फिर अपने चेक पॉइंट पे लग जाता था, यानी 1/4 भाग तो वो अपना समय बर्बाद कर देता था। उसका किस प्रकार से जीएसटी में समाधान किया वो अपन जीएसटी की विशेषता में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टैक्स लगते थे, तो टैक्स चोरी की यानी टैक्स एविजन की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। जो टैक्स कानून होते थे उनके किस प्रकार से लोग दुरुपयोग करते थे, उनकी कमियों को ढूंढते थे और टैक्स से बचते थे। इसके अलावा पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा था, राजनीतिक तनाव केंद्र और राज्यों के बीच में, रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर, दो राज्यों के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर बहुत सारे समस्याएं थी। उन सब का समाधान किसने किया, जीएसटी का। तो जीएसटी की कमियों में अपने 5 कमियां पढ़ ली। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग टैक्स लगाना। इसके बाद क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट, इस पर चर्चा की। हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, इस पर चर्चा की। टैक्स इवेजन की और पॉलिटिकल टेंशन की।
साथियों आगे अपन चर्चा करते हैं जीएसटी की टाइमलाइन की, कि किस प्रकार से जीएसटी, जब जीएसटी इतना अच्छा था तो इसको इतना क्यों समय लग गया। 2000 से 2017 तक, यानी 1991 के सुधार हुए, उसके बाद से 2017 तक आते आते उसको क्यों 25 साल लग गई, उन सब पर अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या कभी किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया? साथियों सरकारों ने प्रयास किए थे, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में कभी सहमति नहीं बनी, क्योंकि राज्यों के द्वारा इसका हर बार विरोध किया जाता था। तो इसके अपन टाइमलाइन की बात करें तो मैंने इसको 4 भागों में बांटा है। किस प्रकार से वाजपेयी सरकार ने प्रयास किए, उसके बाद में 2 यूपीए की सरकार रही, उन्होंने कैसे प्रयास किए, और लास्ट में मोदी सरकार ने किस प्रकार से जीएसटी को इंप्लीमेंट किया। साथियों अगर टाइमलाइन की चर्चा करें तो सबसे पहले 2000 से 2004 के बीच में, 2000 से 2004 के बीच में जो वाजपेयी सरकार थी, उसमें असीम दास गुप्ता के नेतृत्व में जो राज्यों के वित्त मंत्री होते थे, उनकी एक समिति बनाई गई। इस समिति ने क्या कहा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उनका इंटीग्रेशन किया जाए चाहिए, लेकिन इस समिति पर ज्यादा चर्चा नहीं की गई इसकी सिफारिशों में। उसके बाद में 2002-3 में एक महत्वपूर्ण समिति का गठन हुआ, केलकर समिति। इसने एक कॉम्प्रहेंसिव टैक्स की चर्चा की। कॉम्प्रहेंसिव मतलब व्यापक टैक्स, सभी ऐसा टैक्स जिसमें सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मिला लिया जाए। यानी इसी समिति पर अपन बोल सकते हैं कि जीएसटी के बीज है जो यहाँ पे बो दिए गए, यानी जीएसटी के बीज यहाँ पे बो दिए गए। और अपन पढ़ते भी है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस समिति के सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया, तो वो समिति थी 2002-3 की केलकर समिति। इसके अगले पड़ाव की चर्चा करें तो 2004 और 2008 के बीच में यूपीए फर्स्ट सरकार थी। कौन सी? यूपीए फर्स्ट सरकार। उस समय वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जी। उन्होंने 2006 के बजट भाषण में यह घोषणा की कि 2010 तक जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन राज्यों के बीच में रेवेन्यू की जो ऑटोनॉमी है, यानी राज्यों के राजस्व की स्वायत्ता की जो चुनौतियां हैं, उनको लेकर, रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर, यानी जो राज्यों के द्वारा अधिकार, टैक्स लगाने का अधिकार है, उनके अधिकार कम हो जाएंगे। इससे इन सभी आधारों के आधार पर राज्य सरकारों ने विरोध किया। नेक्स्ट पड़ाव में 2010 से 2014 के बीच में जब यूपीए 2 से गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 2010 में एक संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया, लेकिन उस समय गुजरात की जो बीजेपी सरकार और मुख्य रूप से तमिलनाडु की सरकार ने इसका भारी विरोध किया। तो ये संवैधानिक जो संशोधन बिल है तो ये पारित नहीं हो सका, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के संबंध प्रभावित होते हैं। अपन आगे पॉलिटिकल एंगल में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से संवैधानिक संशोधन होते हैं और जीएसटी के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया और संवैधानिक संशोधन ही क्यों किया गया। तो और संवैधानिक संशोधन में जब विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति चाहिए, तो यहाँ पे वो आधे राज्यों की सहमति नहीं मिल पाई। लास्ट में अगर 2014 से 2016 के बीच में जो मोदी सरकार आई थी, पहली मोदी सरकार, उसमें पॉलिटिकल प्रायोरिटी को जीएसटी का मुद्दा बना लिया, यानी ये उनका एक प्राथमिक मुद्दा बन गया। और उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, तो उन्होंने क्या किया, इस बिल को पास किया, इस बिल को पेश किया और किस प्रकार से 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना। हालांकि ये बिल 122वां था, लेकिन ये अधिनियम है जो 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत बना। साथियों अपन चर्चा करते हैं 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की। उससे पहले चर्चा करें कि संविधान संशोधन की क्यों जरूरत पड़ी, यानी संविधान संशोधन की क्यों जरूरत पड़ी। अपने भारतीय संविधान के भाग 20 में अपन संविधान संशोधन की चर्चा करें। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होते हैं। अगर संविधान में संशोधन करते हैं तो उसमें एक तो साधारण बहुमत से या सामान्य प्रक्रिया से। साधारण बहुमत से या सामान्य प्रक्रिया से यह संशोधन होता है संविधान में। इसके अलावा आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 में भी 2 प्रकार से संवैधानिक संशोधन होते हैं और आर्टिकल 368 के तहत किए गए संशोधनों को ही संवैधानिक संशोधन के रूप में माना जाता है। यह सामान्य या साधारण बहुमत है, जैसे नए राज्य का गठन करना हो, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, उन सब पर नए राज्य, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए साधारण बहुमत या सामान्य प्रक्रिया को अपनाया गया था। इसमें जो आर्टिकल 368 के 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में विशेष बहुमत के द्वारा जो संवैधानिक संशोधन होते हैं, विशेष बहुमत क्या होता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और कुल का 50%, यानी
कुल का 50% प्लस 1 बहुमत और उपस्थित वे जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत। इसके जो भाग 2 में संशोधन होते हैं इसमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, प्लस आधे राज्यों की अपन चर्चा करते हैं। आधे राज्यों की सहमति चाहिए। भाग 1 में जो संवैधानिक संशोधन होते हैं ज्यादातर संशोधन इसी भाग से होते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट की बात हो, डीपीएसपी की बात हो, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो, या फिर राष्ट्रपति की जैसे शक्तियां वगैरह हो उनमें चेंज करना हो। लेकिन अगर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को चेंज करना हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पावर है उनको कम या ज्यादा करना हो, केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच में संबंधों पर अगर प्रभाव पड़ने वाला हो तो वहां आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। क्योंकि जीएसटी जो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध है उनको प्रभावित करता है, पॉलिटिकल जो रिलेशन है उनको प्रभावित करता है, तो निश्चित रूप से संवैधानिक संशोधन विशेष बहुमत और आधे राज्यों के सहमति आवश्यक थी। इसीलिए अपन इसको 101वें संवैधानिक संशोधन बिल के रूप में पढ़ते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि संवैधानिक संशोधन, संविधान में संशोधन क्यों किया गया। तो साथियों अपन चर्चा करते हैं कि 101वां संवैधानिक संशोधन ये अधिनियम 2016 के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि ये जो बिल था वो 122वां बिल था। कौन सा? 122वां बिल। 5 एक्ट इसके तहत पेश किए गए थे, 5 बिल पेश किए थे जो लास्ट में पारित होकर 5 एक्ट बने। कब बने? 8 सितंबर 2016 को इसमें राष्ट्रपति की सहमति मिली। ये यानी ये बिल 2014 का था, राष्ट्रपति ने सहमति इसको 8 सितंबर 2016 को दी और ये लागू कब हुआ यानी प्रभावी कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। ये तीनों तारीख अपन को याद रखना साथियों। जो 5 एक्ट थे उसमें क्या था? एक सेंट्रल के जीएसटी के एक्ट था। सेंट्रल जीएसटी यानी केंद्र सरकार किस प्रकार से जीएसटी को आरोपित करेगी उससे संबंधित एक्ट, फिर स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी, फिर अगर 2 राज्यों के बीच में का मामला हो या फिर केंद्र और राज्यों के बीच में हो तो यहाँ पर आईजीएसटी था, फिर यूटी के लिए अलग से जीएसटी। ये 4 एक्ट तो अपन को याद रह जाते हैं साथियों। लेकिन जो 5वां एक्ट था वो है कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट। ये क्या चर्चा है साथियों? कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट के तहत मामला क्या था? जीएसटी आने से राज्यों को ऐसे लगा कि उनके जो टैक्स लगाने का अधिकार है वो कम हो रहा है, यानी टैक्स लगाने की शक्तियां केंद्र को ज्यादा मिल रही है, राज्यों को कम मिल रही है, तो राज्यों के जो राजस्व अर्जन की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो इस जो समस्या के समाधान के लिए राज्यों को विश्वास दिलाया गया कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट के तहत कि आपको 5 वर्ष तक जो भी आपको नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति यानी कंपेंसेशन दिया जाएगा जीएसटी में। और वो किसके द्वारा जाएगा? केंद्र के द्वारा। उसमें राज्यों के से कुछ भी वसूल नहीं किया जाएगा, केंद्र का होगा। इसके लिए एक कंपेंसेशन फंड बनाया जाएगा और जिस राज्य को जिस अनुपात में नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो इसके लिए उनको गारंटी या भरोसा दिलाने के लिए अलग से एक्ट लाया गया और इस एक्ट में 5 वर्ष के लिए ये प्रावधान किया गया और हर वर्ष 14% की जो ग्रोथ रेट है उसके साथ इसको पेश किया गया। यानी केंद्र और राज्यों के बीच का जो अपन सहकारी संवाद बोलते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए ये एक्ट लाया गया। इसके अलावा साथियों इसमें 5 आर्टिकल जोड़े गए थे, 246A, 269, 8, 279, 8, 366, 12A और 7वीं अनुसूची में चेंज किए। अगली स्लाइड में इस पर चर्चा करेंगे क्या है ये आर्टिकल, ये आर्टिकल, ये आर्टिकल। जीएसटी में जो 17 अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स और सेस थे उन सबको शामिल किया गया। साथियों जीएसटी की अगर विशेषताओं की बात करें अपन, जीएसटी लागू हो गया तो जीएसटी की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो जीएसटी की विशेषताओं के लिए जो WTO है या वर्ल्ड बैंक है, वैश्विक संस्था वर्ल्ड बैंक ने इसको गुड एंड सिंपल टैक्स कहा है। यानी गुड एंड सर्विस टैक्स को क्या कहा है? गुड एंड सिंपल टैक्स। वैश्विक संस्था के द्वारा ये कहा गया। तो अपन चर्चा करते हैं जीएसटी की विशेषताओं की। ऐसा कहा जाता है कि एक गुड टैक्स इज लाइक ए गुड फ्रेंड, इट शुड बी रिलायबल, सिंपल एंड सपोर्टिव। यानी जीएसटी किस प्रकार से होना चाहिए? एक अच्छे दोस्त की तरह जो विश्वसनीय हो, एक साधारण इसकी प्रोसेस हो, सिंपल हो और सपोर्टिव यानी सहयोगी हो। साथियों जीएसटी की विशेषताओं की चर्चा करें सबसे पहली विशेषता है कि जीएसटी का ध्येय वाक्य क्या था? वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। इस पे अपन ने चर्चा कर ली साथियों। इसके अलावा जो अगले है इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यानी पहले क्या होता था, इस पे अपन ने जब कैस्केडिंग इफेक्ट पढ़ा था तब चर्चा की थी कि पहले प्रोडक्शन, जहां पे प्रोडक्शन होता था, मान लो
कि कोई दूध विक्रेता है, अगर वो दूध बेचने जयपुर जाता है तो पहले साथियों यहां पे टैक्स लगता था, यहां पे टैक्स लगता था। लेकिन अब जीएसटी के तहत क्या होगा, जिसने दूध खरीदा है यानी जहां पर उसका कंजप्शन हुआ है, उपभोग हुआ है, वहां पे टैक्स लगता है। इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड। दूसरा है ड्यूअल जीएसटी मॉडल। कौन सा मॉडल? ड्यूअल जीएसटी मॉडल, यानी ये सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, यही तो सहकारी संघवाद है। साथियों इसमें क्या होता है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल के तहत मान लो एक बिस्किट का पैकेट है, उस पर वर्तमान में अगर 5% टैक्स लगता हो, अगर पैकेट 100 का है तो 5% टैक्स के साथ उसमें 5% एसजीएसटी और 5% ही जीएसटी, मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर अलग अलग प्रकार से टैक्स लगाती थी। यानी स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स लगाती थी, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्यूअल जीएसटी मॉडल। साथियों अगली विशेषता की जाए तो जीएसटी में जो डिजिटलाइजेशन है यानी कंप्यूटराइजेशन है वो बहुत ज्यादा किया है, यानी डिजिटलीकरण किया गया है, इसकी प्रोसेस को ऑनलाइन किया गया है। इसमें एक अलग से जो नेटवर्क है जीएसटीएन, क्या है जीएसटीएन, और गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए, यानी इसमें राज्य और केंद्र की भागीदारी कितनी है, 49% है, और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी है 51%। इस साथियों इस नेटवर्क में पूरी जीएसटी की प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से लेके किस प्रकार से जीएसटी रिटर्न के लिए फाइल लगानी होगी, उसकी प्रोसेस क्या, कैसे रिफंड मिलेगा, वो सब इस जीएसटीएन नेटवर्क, मतलब ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, एकीकृत मंच है जहां पर सभी सुविधाएं मिलती हैं। अगली विशेषताओं की चर्चा करें साथियों तो ये एक व्यापक क्षेत्र है, यानी वस्तु पर भी लगता था, पहले सेवाओं पर अलग अलग टैक्स लगता था, अब ओनली जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तुओं पर भी जीएसटी और सर्विस पर भी टैक्स जीएसटी लगता है। अगली विशेषताओं की चर्चा करें तो इसमें मल्टीपल स्लैब सिस्टम थी, यानी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को अलग अलग स्लैब में डाला गया था, जिसमें कुछ वस्तुएं थी जो जीएसटी मुक्त थी जिनको स्लैब में इंक्लूड नहीं करते, और कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, यानी 40% सी, यानी 5%, 18%, 12% और 28%, ये 4 स्लैब्स थी। इसका लक्ष्य यही था कि पॉलिटिकल इकोनॉमी बैलेंस, यानी आमजन के लिए तो राहत हो, जैसे आमजन के लिए जो उपयोगी वस्तुएं या फिर मेरिट वस्तुएं उन पे लगती थी 5% या फिर 0%, जैसे खाद्य वस्तुएं, रोटी कपड़ा मकान है, उनको जीएसटी से मुक्त रखा गया। इसके अलावा जो कम उपयोगी या फिर थोड़ी ज्यादा उपयोगी थी उन पे 5% आमजन के लिए। इसके अलावा जो लग्जरियस वस्तुएं थी उन पे 28%, जो स्टैंडर्ड वस्तुएं थी उन पे 18% जीएसटी लगाया गया, यानी गरीबों को राहत दी गई और अमीरों पर बर्डन। और डॉक्टर अंबेडकर जी जैसे कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र से पहले सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए ये ऐसी व्यवस्था की गई, यानी जो जितनी ज्यादा वस्तु हाई स्टैंडर्ड की खरीदेगा उसका जीएसटी ज्यादा लगेगी, और गरीबों के लिए इसमें राहत थी। यानी सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है या लोक कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है उसकी यहाँ पालना की गई। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच में जो बहुत सारे विवाद होते थे उनके समाधान के लिए अलग से एक शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया, यानी आर्टिकल 279A अपन पढ़ेंगे अभी, जिसमें जीएसटी काउंसिल की चर्चा की गई है, उसमें किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं, किस प्रकार से उसकी बैठकें होती है, इसकी नियमित बैठक होती है। और जो जीएसटी रिफॉर्म किया वर्तमान में जो निर्णय लिया गया था वो भी 56वीं जो जीएसटी काउंसिल हुई थी उसी के आधार पर इसका डिसीजन हुआ था, यानी 8 साल में 56 इसकी बैठकें हो गई, यानी प्रतिवर्ष 6 से 7 बैठकें होती, यानी एक जो है केंद्र और राज्य के बीच में बहुत सारी समस्याएं होती थी, उसके समाधान में एक महत्वपूर्ण तंत्र बनकर उभरा है। इसके अलावा कंपनसेशन एक्ट 2017 की चर्चा कर ली, जिसमें वार्षिक 14% वृद्धि के साथ एक एश्योर्ड रेवेन्यू गिवन की, मतलब केंद्र राज्य सरकार है जो
को केंद्र सरकार है जो कंपेंसेशन देगी 5 साल के लिए। इसके अलावा साथियों अपन पॉलिटिकल एंगल की बात करें, मैंने कहा कि ये न टॉपिक न केवल इकोनॉमी के सिलेबस में है बल्कि पॉलिटी के सिलेबस से भी किस प्रकार से लिंकेज है, क्योंकि साथियों अपने सिलेबस में जब अपन पॉलिटी के भारतीय संविधान की बात करें तो भाग 11 और भाग 12 में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की बात करते हैं। तो केंद्र और राज्य भाग 11 में अपन विधायी और कार्यकारी संबंधों की बात करते हैं और भाग 12 में वित्तीय संबंधों की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 245 से 255 तक भाग 11 में अपन केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों की चर्चा करते हैं। 265 से लेकर 256 से 263 तक अपन कार्यकारी संबंधों की चर्चा करते हैं। और वित्तीय संबंध आर्टिकल 264 से 301 कहते हैं, क्योंकि जीएसटी भी केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों को प्रभावित करता है, तो भाग 12 में जीएसटी की अपन चर्चा करते हैं साथियों। इसमें अपन 101वां संवैधानिक संशोधन बिल कर लिया, जिसको आर्टिकल 368(2) कहते हैं, तो इसमें संविधान संशोधन किया गया। इसमें साथियों अपन 4 आर्टिकल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर चर्चा करें एक आर्टिकल 246A की, 269A, आर्टिकल 279A, और एक अनुसूची जो 7वीं है, अनुसूची 7वीं में जो 17 अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सबको हटाकर जीएसटी को वहां पर परिभाषित किया है। आर्टिकल 301 के भाग जो 12 है उसमें जीएसटी की परिभाषा दी है। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है ये 3। आर्टिकल 246(1) के तहत क्या किया गया साथियों, इसमें जीएसटी पर केंद्र और राज्य सरकार, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जो आर्टिकल 269A है इसके तहत आईजीएसटी, यानी 2 राज्यों के बीच में या फिर केंद्र और राज्यों के बीच में अगर जीएसटी लगती है तो उस पर केंद्र सरकार को अलग से अधिकार दिया गया है। साथियों अगर आर्टिकल 279A की बात करें तो यहां पे जीएसटी काउंसिल की चर्चा की गई। ये एक महत्वपूर्ण संस्था है, इसमें यूपीएससी प्री में भी क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो किस प्रकार से जो जीएसटी काउंसिल है उसकी क्या संरचना होती है, इसकी डिसीजन प्रोसेस क्या होती है, जीएसटी परिषद के क्या कार्य होते हैं और किस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में जो संवाद की बात करते हैं, चाहे सहकारी संवाद हो, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो या फिर फिस्कल फेडरलिज्म हो, अपन तीनों की चर्चा करेंगे। संवाद क्या होता है, यहाँ पर साथियों संवाद से मेंस में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के तीनों चारों प्रकारों की चर्चा करेंगे। मुझे इंटरव्यू में भी कॉम्पिटिटिव जो फेडरलिज्म है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उस पर सवाल पूछा गया था। तो ये टॉपिक ऑलरेडी यूपीएससी में तो 2-3 बार 2017 से जब से जीएसटी लागू हुई है तब से हर 1 साल छोड़ के 1 साल इसमें क्वेश्चन बनता है, लेकिन आरएस मेंस में अभी अलग से जीएसटी पर क्वेश्चन नहीं बना हुआ है क्योंकि जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है। तो किस प्रकार से इसके आंसर की अपन फॉर्मेटिंग करेंगे उस पर अपन चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले अपन जीएसटी काउंसिल की चर्चा करते हैं साथियों। अगर जीएसटी काउंसिल की चर्चा करें तो इसे कहा जाता है इंडिया न्यू चैम्बर ऑफ फेडरलिज्म। चैम्बर में क्या होता है, सब लोग मिलजुल के निर्णय लेते हैं और किसके निर्णय लेते हैं, संवाद के, यानी केंद्र और राज्यों के। अपन इसकी संरचना की चर्चा करेंगे तो अभी पता चलेगा किस प्रकार से ये चैम्बर बनता है, किसके लिए, फेडरलिज्म की। पहले अपन संरचना की चर्चा करें तो साथियों इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्री है, यानी निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में। और इसके सदस्य कौन होते हैं साथियों, इसमें एक सदस्य होता है जो केंद्र सरकार का, ये तो वित्त मंत्री था, और जो केंद्र सरकार का राज्य वित्त मंत्री है, कौन सा, केंद्र सरकार का जो राज्य वित्त मंत्री है वो एक सदस्य होता है। और दूसरे सदस्य होते हैं सभी राज्यों के, सभी राज्यों और विधानसभा वाली यूटी जिनमें के वित्त मंत्री, कौन से वित्त मंत्री, ये सब होते हैं इसके सदस्य। साथियों जो इसकी जटिल प्रक्रिया है
डिसीजन प्रोसेस की, ये है, ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। यानी जो इसी की डिसीजन प्रोसेस है वो इतनी ज्यादा जटिल है कि ना तो केवल केंद्र निर्णय ले सकता है, ना ही सभी राज्य मिलकर निर्णय ले सकता है। तो किस प्रकार के साथियों, अगर इसमें अपन वेटेज की बात करें, वेटेज की बात करें तो केंद्र का वेटेज कितना है? केंद्र का वेटेज है 1/3 यानी 33%। और राज्य का वेटेज कितना है? 2/3। लेकिन जो साथियों चर्चा की बात वो ये है कि अगर कोई भी डिसीजन पर अपन को निर्णय लेना है तो निर्णय के लिए कितना बहुमत चाहिए? 3/4। कितना? 3/4 यानी 75% बहुमत। चूंकि केंद्र सरकार के पास कितना है? 33% है, तो ना तो केवल केंद्र सरकार अकेला डिसीजन ले पाएगी, ना सभी राज्य मिलके, क्योंकि सभी राज्यों के मिलके भी 66% होता है, और चाहिए कितना? 75%। यही तो सहकारी संघवाद है, यानी केंद्र और राज्य मिलके। कौन? कि केंद्र और राज्य मिलके। साथियों अपन अगर संघवाद की चर्चा करें तो मान लो ये पूरा अपना परिवार है। क्या है? परिवार है। परिवार में 4 भाई है, लेकिन एक बड़ा भाई और उसके नीचे 3 छोटे भाई। अगर ये एक बड़ा भाई ही परिवार में अपनी चलाएगा और 3 छोटे भाइयों के निर्णयों का कोई महत्व नहीं देगा, तो इन के बीच में क्या होगा? विवाद होगा। तो मान लो ये बड़ा भाई है केंद्र, क्या है? केंद्र, और ये तीनों छोटे भाई कौन है? राज्य। अगर इन के बीच में सहमति नहीं होगी, अगर सहमति नहीं होगी तो भारत, क्योंकि एक संघीय राष्ट्र है, तो संघीय राष्ट्र में संघवाद पर बहस होगी, यानी संघवाद में चुनौतियां खड़ी होगी। तो क्योंकि भारत एक संघीय राष्ट्र है और संघीय राष्ट्र में संघवाद की चर्चा की जाती है, और केंद्र राज्य अगर संबंधों की बात करें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए अलग अलग भारत में संस्थाएं बनी हुई है, जैसे नीति आयोग है, ये भारत में जीएसटी काउंसिल है, केंद्र और राज्य के बीच में जो आर्टिकल 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में तीनों प्रकार के जो कानून बनाने की शक्तियां दी गई है, केंद्र की सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, ये सब भारत के जो फेडरलिज्म है उसको बढ़ावा देती है, और उसी में से एक है जीएसटी काउंसिल। अगर अपन जीएसटी परिषद के कार्यों की चर्चा करें तो जीएसटी परिषद के कार्य क्या है साथियों? सबसे पहला कार्य है कि कितनी जीएसटी की स्लैब होगी, यानी जीएसटी की स्लैब कितनी होगी? 4 होगी या 2 होगी? जो अभी आगे अपन जीएसटी रिफॉर्म की चर्चा करेंगे जिसमें 4 स्लैब से कम करके 2 स्लैब किए गए। लेकिन ये काम किया किसने? ये काम किया जीएसटी काउंसिल ने। अभी जो 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई उसी में यह काम किया गया कि जीएसटी स्लैब की जो पहले 4 थी उन स्लैब को 2 किया गया। फिर दूसरी बात साथियों कि कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल होगी? यानी कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल होगी और कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं होगी। जैसे वर्तमान में अपन अपवाद के रूप में पढ़ते हैं कि जो शराब है या फिर पेट्रोलियम पदार्थ है उनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। शराब को भी शामिल नहीं किया है, पेट्रोलियम पदार्थ को भी शामिल। तो ये डिसीजन किसने किया? ये डिसीजन किया जीएसटी परिषद ने, क्योंकि शराब और पेट्रोलियम पदार्थ दोनों ही राज्यों के लिए क्या है? वित्त का महत्वपूर्ण सोर्स है, तो उनको जीएसटी से अभी बाहर रखा गया है। धीरे धीरे इस पर प्रोसेस चल रही है, अभी भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन अभी भी जीएसटी रिफॉर्म में भी इस पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले हो पाया। इसके अलावा जीएसटी परिषद का यह कार्य है कि कौन सी वस्तु पर कितना जीएसटी लगेगा, यानी जीएसटी मुक्त कौन सी होगी, 5% वाली स्लैब में अब कौन सी आएगी, और 18% वाली स्लैब में अब कौन सी, क्योंकि अब 2 स्लैब बचे। ये काम भी कौन करेगी? ये भी जीएसटी काउंसिल। इसके अलावा इसका मुख्य कार्य है अगर विवाद हो, यानी केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो या फिर राज्य और राज्य के बीच में विवाद हो, दोनों प्रकार के विवाद, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद और राज्य और राज्यों के बीच में विवाद। और जैसे उदाहरण के रूप में बात करें तो जब कोरोना की महामारी आई तो राज्यों को ऑलरेडी 2017 से 2022 तक 5 साल तक कंपेंसेशन की बात हुई थी। उसी बीच कोरोना महामारी आ गई थी तो राज्यों पर दोहरी मार पड़ी, यानी कोरोना महामारी की वजह से जो राज्यों को घाटा हुआ जीएसटी में, उसका जो विवाद था वो भी जीएसटी काउंसिल में गया, और निर्णय क्या हुआ कि जो 5 साल के लिए जीएसटी कंपेंसेशन की बात की गई थी उसको 2-3 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। ये भी निर्णय किसने किया? ये जीएसटी काउंसिल ने किया।
इसीलिए तो ये चेंबर है। मैं अपने क्या किया कि जीएसटी काउंसिल इज द न्यू चेंबर ऑफ फेडरलिज्म। किस प्रकार से अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि जीएसटी इज द न्यू चेंबर ऑफ फेडरलिज्म, क्योंकि इसमें सब मिलजुल के ये सब डिसीजन लेते हैं और इससे किसको बढ़ावा मिलता है? संवाद को बढ़ावा मिलता है। साथियों आगे अपन बात करें जीएसटी परिषद के कार्यों की बात करें कि जीएसटी स्लैब कितनी होगी, दरों की संख्या कितनी होगी, किस स्लैब में कौन सी वस्तु होगी, केंद्र राज्य के बीच में विवाद या राज्य राज्य के बीच में विवाद हो, इन सब पर चर्चा कौन करेगा? जीएसटी परिषद। यानी मैं अगर भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई किचन का नाम दूं तो उसकी लेब कौन होगी? वो होगी जीएसटी काउंसिल। साथियों आगे अपन चर्चा करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की, जिस टॉपिक के लिए अपन सब यहाँ पे आज चर्चा कर रहे हैं, वो है जीएसटी रिफॉर्म। यानी ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि जीएसटी में इतना अच्छा तो चल रहा था सब कुछ, अभी अपन जीएसटी की विशेषताएं बातें कर रहे थे, तो ऐसी क्या कमियां हैं कि जीएसटी में रिफॉर्म करना पड़ा? ऐसी कौन सी वैश्विक परिस्थितियां बदल गई कि अपन को एक क्रांतिकारी कदम के रूप में इसमें चर्चा करते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो टैक्स की क्रांति है, यानी आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा है कि इतना बड़ा टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म हो रहा है। तो साथियों अपन चर्चा करेंगे चेंज क्यों हुए, इसके साथ अपन चेंज करेंगे क्या हुए और फिर प्रभाव। इस टॉपिक से पहले इतना जो अपन जाना वो इसीलिए जाना था कि भी जीएसटी में अगर अपन को कमियां ही पता नहीं होगी तो जीएसटी रिफॉर्म कैसे समझ में आएगा, इसलिए आज की इतनी क्लास की अपन ने चर्चा की थी। साथियों सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे कि जीएसटी में रिफॉर्म करने पड़े। तो साथियों सबसे पहले इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे, अगर ये मेंस में क्वेश्चन, यहां से अपन मेंस की आंसर फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाती है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए मेंस में कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो टैक्स सिस्टम है उसमें जीएसटी रिफॉर्म एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है, विश्लेषण कीजिए। तो उसमें अपन को बताना पड़ेगा ऐसे क्या कारण थे कि जीएसटी रिफॉर्म करने पड़े, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब अपने मेंस की क्वेश्चन है और मैंने उसी हिसाब से इसको फॉर्मेटिंग किया है कि सबसे पहले अपन जानेंगे कारण क्या है, एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे, फिर अपन चर्चा करेंगे कि तो फिर सुधार क्या किए गए और फिर लास्ट में अपन सुधारों की एक अलग टेबल बनाएंगे। तो साथियों पहले क्या था? जटिल कर संरचना। जैसे मैंने कहा था कि 4 अलग अलग स्लैब थी। साथियों इसका एक अपन उदाहरण से समझे कि किस प्रकार से इतनी ज्यादा स्लैब से इसे प्रभाव पड़ा। अगर मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की है, मान लो ये जो डिजिटल बोर्ड है ये 100 रुपए का है, तब उस पर जीएसटी लगता था 18%। लेकिन अगर यही वस्तु 99 की है तब उस पर जीएसटी लगता था 5%। तो इस पे टोटल जीएसटी कितना हो जाता है? 118%, यानी 118 रुपए, और इस पे कितना हो जाता? लगभग 103-4 रुपए। यानी वस्तु की जो वास्तविक कीमत है उसमें तो 1 रुपए का फर्क है। कितना? 1 रुपए का फर्क है। लेकिन जब कंज्यूमर के पास, उपभोक्ता के पास जाती है तो कितना गैप आ गया साथियों? वही वस्तु जिसका कॉस्ट में केवल 1 रुपए का फर्क है, किसमें? कॉस्ट में, लेकिन यही वस्तु जब उपभोग हो रही है यानी उपभोक्ता के पास, तो यहां कितने का फर्क आ जाता? 14 रुपए का। तो साथियों अलग अलग जो ऐसी जीएसटी स्लैब थी उसने क्या हो रहा था, भारत की पूरी जो कर व्यवस्था उसको एक अलग सा मजाक सा बना दिया था। साथियों किस प्रकार से, जैसे छोटे व्यापारी होते थे या फिर गांव के छोटे दुकानदार होते थे जिनका टर्नओवर ही 5 से 10 लाख हो, उनको खुद को समझ में नहीं आता था कि कौन सी वस्तु किस जीएसटी के तहत आई है। ग्राहक खुद कंफ्यूज हो जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता एमआरपी क्या है, वास्तविक लागत क्या है और इस पे कितनी जीएसटी लग रही है। यानी उपभोक्ता भी परेशान और छोटे दुकानदार और व्यापारी भी परेशान। तो इस समस्या का क्या समाधान किया गया? इस समस्या का समाधान किया गया, जो 4 स्लैब थी उनको कम करके 2 स्लैब कर दी। यानी जो 12% वाली वस्तुएं थी उनको लगभग 99% वस्तुओं को 5% वाली स्लैब में लाया गया। जो 28% वाली स्लैब थी उससे लगभग वस्तुओं को कितने इसमें लाया गया? 18% वाली स्लैब में। यानी अब 2 स्लैब बची है, 5% और 18%। इसके अलावा जो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नॉन मेरिट है, यानी जो आवश्यक नहीं है, आम जन के लिए आवश्यक नहीं है, यानी लग्जरियस वस्तुएं हैं जिनको सिंस गुड्स का बोला जाता है, उन पे अलग से 40% का जीएसटी लगाया गया, क्योंकि उसमें 40% वाली लिस्ट में बहुत सारी कम वस्तुएं हैं, तो उसके लिए अलग से स्लैब तो नहीं बनाई गई। लेकिन ये 40% जीएसटी लगा के, जो मैंने सामाजिक न्याय की बात कर रहा था कि जो गरीब है उनके लिए तो राहत हो गई, 5% में शामिल की गई, और जो ज्यादा टैक्स चुकाने लायक है उनको लिए 40% की एक स्लैब भी बनाई गई। साथियों इसके अलावा अपन चर्चा करें दूसरे कारण की, तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो अपन जीएसटी से पहले विवादों की बात कर रहे थे कि जीएसटी से पहले भी विवाद थे, लेकिन वो विवाद नए रूप में सामने आ गए।
अब राज्यों के सामने जो कंपेंसेशन था उसके लेकर नए विवाद स्टार्ट हो गए। जो राज्यों को रिटर्न मिलता था आईजीएसटी के तहत, यानी आर्टिकल 269 ए के तहत जो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगती है, उसमें क्या होता है साथियों, अगर दो राज्यों के बीच में या फिर केंद्र और राज्यों के बीच में ट्रांसपोर्ट टैक्स लगता है तो उसमें जो उस टैक्स को वसूलता केंद्र है, लेकिन वो जो उसका वितरण है वो राज्यों के बीच में अनुपात में शेयर कर दिया जाता है। लेकिन ये शेयरिंग में बहुत सारी समस्याएं थी, समय पर शेयर नहीं होता था तो राज्यों के राजस्व घाटा बहुत ज्यादा होता था। यानी जो टैक्स की पहले समस्याएं थी जीएसटी से पहले, वो अपने एक नए रूप लेकर समस्याएं आ गई। तो उसके लिए एक नया सस्टेनेबल मॉडल का निर्माण किया गया, जिसमें किस प्रकार से फास्ट रिफंड हो और डिजिटलाइजेशन, यानी इसमें एआई का यूज लिया गया। इसके अलावा साथियों अगर अपन कारण की बात करें तो अगला कारण है अपना कॉम्प्लियंस बर्डन का। क्या कारण है कि कॉम्प्लियंस बर्डन का, यानी बहुत ज्यादा नियम है ना जटिल बना दिए गए। छोटे व्यापारी या फिर जो एमएसएमई उद्योग होता था उनको पता ही नहीं चलता था किस नियम के तहत अपन को रिटर्न फाइल करनी है, कितने दिनों में करनी है। अलग अलग जो व्यापारी एक गांव में अपन मान के चलो जिसका 10-12 लाख की किराना की दुकान हो, जिसका टर्नओवर ही 10-12 लाख हो, उसको कंप्यूटर का सी ही नहीं पता होता, उसको कैसे पता होता रिटर्न फाइल करो। उसके लिए उसको अलग से सीए की रखना पड़ता था, अलग से पूरा सिस्टम डिजिटलाइजेशन करना पड़ता था। तो उसको आसान किया गया। अब उसमें जो रिटर्न फाइलिंग की समस्याएं आती थी उसमें क्या किया गया, एआई का यूज लिया गया, थोड़ा आसान किया गया। जो इनवॉइस अपलोडिंग में समस्या आती थी उसकी स्पीड बढ़ाई गई। और जो रियल टाइम एनालिसिस है अपन क्या कि रियल टाइम एनालिसिस अपन अब ट्रैक कर सकते हैं, यानी इस समस्या को सरल किया गया। अब इनवॉइसिंग को बढ़ाया गया, जो फास्ट रिफंड था वो और रिटर्न ट्रैकिंग की व्यवस्था दी गई। इसके अलावा जो ग्राहकों को नुकसान होता था यानी महंगाई, यानी मल्टीपल स्लैब हो बहुत सारी, जब एक ही वस्तु पर किसी पर 5% लगता, किसी पर 12% लगता, 18%, 28%। जो स्टैंडर्ड वस्तु होती थी जो आज के लिए जैसे एसी है, टीवी है, जो आज के लिए आवश्यक वस्तु हो गई है, तो उन पे 28% टैक्स था। तो महंगाई बहुत ज्यादा थी लेकिन वस्तु आवश्यक थी। तो लोगों के पास जो परचेजिंग पावर थी, यानी जो सेविंग ही नहीं होती तो उनकी परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी। परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो मार्केट में लायबिलिटी कैसे आएगी। तो ये सब समस्याएं थी। तो इसके लिए क्या किया गया, जैसे अगर अपन स्लैब मिसमैच का उदाहरण के रूप में बात करें, उदाहरण के रूप में अपन बात करें, मान लो अपन को दाल बाटी चूरमा खाना है। क्या खाना है, दाल बाटी चूरमा। अब इसको अपन 3 तरीके से खा सकते हैं। एक तो एसी वाले होटल में, नॉन एसी होटल में, या फिर कहीं बाहर ढाबे पे। तो साथियों वस्तु तो एक थी दाल बाटी चूरमा, लेकिन जो टैक्स था ना, यहां पे लगता था 28%, यहां पे लगता था 18%, यहां पे लगता था 5%। यानी ये जो स्लैब है वो बहुत ज्यादा मिसमैच थी। अब साथियों क्या किया गया, अब इसको 28% वाली को 18% में ले आया और जो 12% लगती थी उसको 5% में, यानी जो बीच का जो गैप था उसको कम किया गया। क्या किया है, यानी अब एक आम जन भी, कि आम जन भी एसी तो भले ही उसको नहीं सूट हो, लेकिन नॉन एसी वाले में बैठ के खाना खा सकता है। मतलब जो भारत की एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अपन चर्चा करते हैं उसकी ओर, किस प्रकार से एसडीजी इंडेक्स की अपन चर्चा करते हैं, अलग अलग, यानी गुड हेल्थ की बात करते हैं अपन, एसडीजी इंडेक्स में सुधार, तो इनसे किस प्रकार से क्या प्रभाव पड़ेगा वो आगे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा साथियों अगली कारण की अपन बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये तो थे आम जन के लिए। अब उद्योगों पर कैसे नुकसान हो रहा था जीएसटी की वजह से। साथियों कोई भी फॉरेन कंपनी आती है या फिर मल्टीनेशनल कंपनी होती है तो उनको क्या चाहिए, एकदम सिंपल टैक्स चाहिए, सरल कानून चाहिए, जो प्रोसीजर होती है वो बहुत ज्यादा आसान हो, ज्यादा समय ना लगे। तो जीएसटी में प्रोसीजर बहुत हार्ड थी, हर राज्य सरकार के अलग कानून थे। जैसे कोई भी अगर सोलर कंपनी है, अगर कोई सोलर कंपनी राजस्थान में क्या लगानी चाहिए, अगर कोई सोलर कंपनी है, ये पश्चिमी राजस्थान में अगर सोलर प्लांट लगाना चाहिए, क्या पश्चिमी राजस्थान में अगर सोलर प्लांट लगाना चाहिए, तो इसके सामने 2 समस्याएं थी। एक तो थी गवर्नेंस की समस्या कि अलग अलग अपन को इसको परमिशन लेनी होती थी, पर्यावरण मंत्रालय से लेनी होती थी, वन मंत्रालय से,
उस राज्य के या फिर उस जिला प्रशासन से उसको परमिशन लेनी होती थी। इसके अलावा अगर सोलर प्लांट है तो सोलर प्लांट में अलग अलग जो पार्ट्स है, जैसे लिथियम का यूज होता हो, सोलर प्लेट का यूज होता हो, या फिर जो बेसिक चीजें होती है, इन पर अलग अलग टैक्स लगे। यहाँ 5% लगता हो, यहाँ 12%, यहाँ 18% या 28%। यानी एक ही वस्तु पर या फिर एक ही प्लांट लगाने के लिए उसको बहुत सारे अलग अलग टैक्स सिस्टम से गुजरना पड़ता था, बहुत सारे कानूनों से गुजरना पड़ता था। तो जो विदेशी कंपनी होती थी या फिर मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो इन्वेस्टमेंट करने से डरती है क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट डिले होता है। तो साथियों ये बड़ी समस्या थी। तो इस समय जो भारत का एफडीआई है वो बहुत कम हो जाता था। एफडीआई में कमी होती, इन्वेस्टमेंट डिले होता, जो भारत की इंटरनेशनल या फिर किसी भी स्टेट की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वो गिरती थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है, अलग अलग स्टेट की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें जो गिरावट आएगी, और अपन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं मिलती थी। अब अपन जो जीएसटी के कारणों की बात करने के बाद अपन बात करते हैं कि क्या चेंज हुए, यानी ऐसे जीएसटी में क्या चेंज हुए जो अपन इतनी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। क्या सभी चीजें वास्तव में सस्ती हो रही है, या फिर जो ये अब वर्तमान में बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं तो इसको एक चुनावी घोषणा के रूप में या फिर चुनावी वादे के रूप में देखते हैं। तो साथियों किसी भी प्रकार से, चाहे वो चुनावी घोषणा हो या फिर रेवड़ी हो या प्रोपेगेंडा हो, अगर आमजन को राहत होती है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि गत रात्रि जो अपने प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसको जो संज्ञा दी वो दी रिलीफ फॉर कॉमन मैन, बूस्ट फॉर बिजनेस। और जो पीआईबी की साइट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसकी जो साइट है उसी पर जीएसटी रिफॉर्म्स को इस नाम से संज्ञा दी गई। साथियों ये सीधी सी लाइन भी मेंस में आ जाती है, क्योंकि आजकल मेंस के सोर्स क्या हो गई है, ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट हो, डिपार्टमेंट की साइट हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पब्लिकेशन हो, उनसे सवाल आते हैं। तो अगर मेंस में ऐसे आ जाए कि हाउ इज जीएसटी इज रिलीफ फॉर कॉमन मैन एंड बूस्ट फॉर बिजनेस, एनालिसिस कीजिए या विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके अपन अलग से अगले क्वेश्चन के रूप में चर्चा करेंगे। साथियों जीएसटी में चेंज लागू कब हो रहे हैं? ये आज से हो रहे हैं, 22 सितंबर से। क्योंकि आज से ही क्यों? लोग कहेंगे क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और हिंदू कार्ड खेला गया है। नवरात्रि प्रारंभ आज से हो रहे हैं, इसलिए इसको एक नए उत्सव के रूप में, क्योंकि त्योहारों का प्रारंभ हो रहा है। और गत रात्रि जो राष्ट्र के नाम संबोधन था उसमें भी स्वदेशी अपनाने की बात की गई, क्योंकि सामने दीपावली है, नवरात्रि चल रही है, बहुत सारे त्योहार हैं, तो स्वदेशी उद्योगों को किस प्रकार से बढ़ावा दे सके। तो एक संकेत के रूप में नवरात्रि प्रारंभ से, यानी आज से ये लागू हो गए हैं। अब इसमें चेंज, महत्वपूर्ण क्या चेंज हुए? एक तो स्लैब का सिंप्लीफिकेशन किया गया। क्या किया गया? 4 की जगह अब 2 स्लैब, यानी जीएसटी फ्री वस्तुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई गई। यानी गरीबों के लिए जो जीएसटी में से मुक्त रखी गई वस्तुएं हैं, आमजन की जो वस्तुएं हैं, खाद्य वस्तुओं हो या फिर ट्रांसपोर्ट की, लोकल ट्रांसपोर्ट की बात हो, उनको जीएसटी से मुक्त किया गया है। 2 प्रकार के स्लैब ही रखे गए, एक तो 5% और एक दूसरी है 18%। साथ ही इसमें क्या किया गया? जो मेरिट वस्तुएं होती है, अपन जब इकोनॉमी में एक अपने टॉपिक दे रखा है वस्तुओं का, मेरिट वस्तुएं, उसमें पढ़ते हैं, नॉन मेरिट वस्तुएं पढ़ते हैं, सार्वजनिक वस्तुएं पढ़ते हैं। तो जो मेरिट वस्तुएं, यानी जो आवश्यक वस्तुएं, बहुत ज्यादा आवश्यक वस्तुएं, उनको मेरिट वस्तुएं कहा जाता है। उनके लिए 5% जीएसटी, और जो स्टैंडर्ड वस्तुएं, चाहे टीवी हो, एसी हो, उनके लिए स्टैंडर्ड वस्तुएं 18%। कार वगैरह हो, उन पे जैसे अगर 10 लाख की कोई कार है तो उस पर 60 से 70 हजार का फायदा हो रहा है, यानी 60 से 70 हजार जीएसटी 28 से 18% में आई है। तो ओवरऑल जो जैसे पानी की बोतल है जो 15 रुपए में मिलती थी वो अब 14 रुपए में मिलेंगी। तो आगे अपन सारणी में चर्चा करेंगे कि कौन सी वस्तु कितनी सस्ती हुई है। साथियों इसमें जो न्यू इंट्रोडक्शन हुआ एक 40% जीएसटी का, यानी जो यहाँ पर जो 5%, 18%, जो 12% वाली 99% वस्तुओं को 5% में शामिल किया गया, जो 28% वाली 99% वस्तुएं उनको 18%। तो इसका नुकसान तो केंद्र सरकार को होगा, राज्य सरकारों को होगा। और एसबीआई की एक रिपोर्ट है कि 50,000 करोड़ का एक साल में जो नुकसान होने वाला है इस जीएसटी रिफॉर्म से। तो उसका भुगतान या फिर उसका क्षतिपूर्ति कैसे की जाए, तो उसके लिए एक अलग से, यानी जो लग्जरियस वस्तु होती है या फिर सिंस वस्तु बोलते हैं उनको, या नॉन मेरिट वस्तुएं बोलते हो, उनके लिए अलग से 40% की वस्तुएं 40% जीएसटी लगेगी। इसके अलावा एआई का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाने लगा कि किस प्रकार से जो ये रिटर्न फाइलिंग में या फिर रिफंड में, तो इसके लिए क्या किया गया? इनवॉइस की व्यवस्था को और सिंपल किया गया, फास्ट रिफंड ट्रेडिंग किया गया, सिंप्लीफाइड रिटर्न की व्यवस्था की गई, एआई आधारित रियल एनालिसिस, उन सब की व्यवस्था इसमें की गई।
अब अपन साथियों मोटे मोटे तौर पर देखें कि क्या क्या चेंज हुआ है, इनको अपन को याद नहीं रखना, ऐसे में से क्वेश्चन नहीं आने हैं, लेकिन क्योंकि दो स्लैब बची है, अपन 5% और 18%, तो अपन अनुमान भी लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु किस स्लैब में आएगी। कुछ वस्तुओं पे 0% कर दिए गए, तो इनको अपन जब मेंस का आंसर लिखे तो बीच में कहीं ह्यूज ले सकते हैं एज ए फैक्ट है कि कौन सी वस्तु का, एक दो एग्जाम्पल के रूप में याद रख ले। जैसे पहले स्लैब 4 थी, अब 2 कर दिए, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मेन जो अपनी चर्चा का टॉपिक है ये है। इसमें क्या हुआ, एक तो सरलीकरण हो गया, पारदर्शिता बढ़ेगी क्योंकि 4 स्लैब से 2 ही हुई है, तो लोग चोरी कम करेंगे टैक्स की। इसके अलावा जो महंगाई है वो कम होगी, उपभोग क्षमता बढ़ेगी, राजस्व की आय होगी, कर चोरी होगी। ये अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे किस प्रकार से उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ा। मेरिट वस्तुओं में क्या हुआ, 12 और 18% जहां जीएसटी लगता था, अब 0% या फिर 5%, यानी आम जन को राहत मिली। जो जीवन रक्षक दवाएं यानी आम जन के लिए, जब जीएसटी की अपन चर्चा करते हैं जीएसटी रिफॉर्म में, तो सबसे ज्यादा चर्चा ये करते हैं कि आम जन के लिए सबसे प्रथम सुख निरोगी का या स्वास्थ्य की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दो चीजों की अपन बात करते हैं, एक तो आगे जीवन की सुरक्षा LIC के लिए, और एक इसके 5% और 12%, इसके अब कर दिया 0% या 5%, यानी लोगों की स्वास्थ्य पहुंच में सुधार होगा। स्वास्थ्य पहुंच में सुधार हो गया तो जो SDG इंडेक्स है, जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ, वो सब अपनी यानी SDG रैंकिंग सुधरेगी। ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है उसमें सुधार होगा। और अब भारत चाहता क्या, विकासशील देश से विकसित देश बने, और विकसित देश के मानक क्या है कि पर कैपिटा इनकम बढ़े। SDG इंडेक्स में भारत की रैंक सुधरे, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक सुधरे, जो असमानता, महिला असमानता की जो रैंकिंग आती है उसमें जो है भारत की रैंक सुधरे। वो सब ऐसी वजह से इसी का प्रभाव उन पर पड़ने वाला है। उपभोक्ता उपकरण है, जैसे अब 28% वाली है, टीवी है, AC है, यानी जो मिडिल क्लास है उसको बहुत ज्यादा राहत दी गई है। मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली किस प्रकार से ग्रोथ होगी, वो सब अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा कृषि उपकरण, जो अपने किसानों की आय दोगुनी करने का गवर्नमेंट का सपना है, वो अब आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट के अनुसार 12% से उन पे 5% की गई, यानी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उसमें आत्मनिर्भर किसान होगा तो भी तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसके अलावा जीवन बीमा, इनमें 5% से GST इनको मुक्त किया गया कि जीवन सुरक्षा, वित्तीय समावेशन। फिर है सिन लग्जरी गुड्स, यानी जो ऐसी वस्तुएं जो आम जन के लिए आवश्यक नहीं है, लग्जरियस वस्तुएं हैं, उन पे क्या किया, जो 28% GST लगती थी उसको 40% किया गया, यानी गैर मेरिट वस्तुओं पर कर का फर्क और कर लगाया गया। इसके अलावा जो सेवा क्षेत्र में भी अगर 7,500 रुपए तक के अपन होटल में कहीं जाते हैं तो उस पर भी GST को कम किया गया, ताकि नागरिक की जीवन शैली बेहतर हो सके, स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। अब साथियों GST में क्या परिवर्तन हुआ ये चर्चा कर ली अपन। लास्ट जो अपना आज का टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से GST में जो ये रिफॉर्म है उनका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसमें अपन चर्चा करेंगे कि आम उपभोक्ता पर यानी आम जन पर किस प्रकार से ये रिलीफ फॉर कॉमन मैन है, किस प्रकार से ये बूस्टर फॉर बिजनेस है। पॉलिटिकल एंगल से अपन बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या जो GST में रिफॉर्म हो रहा है जो ये भारत में ग्लोबल इकोनॉमी का प्रभाव पड़ रहा है, या फिर जो ये टैरिफ आ रहे हैं उसका एक स्ट्रेटेजिक आंसर है, या फिर भारत जो बाकी देशों पर बहुत ज़्यादा अपन निर्भर है, भारत किस प्रकार से अपनी आयात क्षमता है उसको कम करके निर्यात क्षमता को बढ़ाएगा, वो सब लास्ट में अपन चर्चा करेंगे। साथियों शुरू करते हैं इसके प्रभावों की। तो सबसे पहले उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो चर्चा करेंगे, फिर औद्योगिक क्षेत्र पर, फिर सरकारों पर इससे क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। लास्ट में अपन संवाद पर चर्चा करते हुए राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव, और साथ में चर्चा करेंगे इकोनॉमी पर प्रभाव की। उसमें इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से और ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों चर्चा करते हैं सबसे पहले उपभोक्ता पर प्रभाव की। साथियों इकोनॉमी के ये एक चीज अपन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी टॉपिक को अपना इफेक्ट किस उसके कारणों की चर्चा करें तो उसमें इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को शामिल करो। मेंस में भी उसमें क्या अपन को रटने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। जैसे अगर अपन ध्यान करेंगे जो GST 2.0 है, क्वेश्चन आ गया कि GST 2.0 इज रिलीफ फॉर कॉमन मैन, यानी ये आमजन के लिए किस प्रकार से राहत है। तो इसको अपन एक चार्ट से समझते हैं कि किस प्रकार से ये कॉमन मैन को राहत देंगी, यानी आमजन को राहत देगी। साथियों अगर उपभोक्ता पर प्रभाव की बात करें, क्योंकि GST 2.0 में क्या किया गया, 4 स्लैब से 2 स्लैब किए गए। जो GST मुक्त है उन वस्तुओं की संख्या बढ़ाई गई, या फिर जो 18% वाली या 12% वाली जो वस्तुएं थी उनको 5% में लाया गया। 28% वाली वस्तुओं को क्या लाया गया, 18%, यानी जरूरी सामान सस्ता हुआ। जब जरूरी सामान सस्ता हुआ तो आमजन जब कोई वस्तु को मान लो पहले 100 रुपए में खरीदता था, अब वही वस्तु अगर उसको 80 रुपए में मिल रही है तो उसकी सेविंग
सेविंग यानी जो उसकी बचत थी वो बढ़ी। क्या बढ़ी? सेविंग बढ़ी। जब सेविंग बढ़ेगी, जो 20 रुपए उसके पास बचे हुए हैं उसके लिए क्या करेगा? वो नई चीज खरीदेगा। यानी इससे क्या? परचेजिंग पावर बढ़ेगी। क्या? परचेजिंग पावर बढ़ेगी। मान लो ऐसे 20-20 रुपए करके उसके पास इतने दिन एसी नहीं थी, कूलर से काम चला रहा था, तो वो एसी लाएगा यानी उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई? बढ़ गई। परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो परचेजिंग पावर बढ़ गई तो एसी लाएगा कहां से? वो एसी मार्केट से लाएगा। तो मार्केट में क्या बढ़ी साथियों? डिमांड बढ़ी। क्या बढ़ी? मार्केट में डिमांड बढ़ी। जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में क्या? सप्लाई के लिए कोई चाहिए, तो जो भी इंडस्ट्री वगैरह होगी तो वो क्या करेगी? सप्लाई के लिए एक नई इंडस्ट्री खोलेगी, या फिर जो अपनी इंडस्ट्री है तो सप्लाई के लिए क्या करेगी? वो नया प्रोडक्शन करेंगी, यानी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेगी। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए वो क्या करेगा? नई मशीनें खरीदेगा। उसको क्या चाहिए? कर्मचारी चाहिए। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से क्या होगा? कर्मचारी यानी लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार मिलेगा तो लोगों की क्या? पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ेगी। जो अपन पीसीआई की बात करते हैं, पर कैपिटल इनकम की बात करते हैं, लेकिन आम जन के हाथों में जब पैसे आएंगे तो उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं होगा। क्या उसकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा? क्या जो अपना भारत का एसडीजी इंडेक्स है वो नहीं बढ़ेगा? क्या जो अपना इनोवेशन इंडेक्स है केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का वो नहीं बढ़ेगा? तो जब पर कैपिटल इनकम बढ़ते हैं तो एसडीआई बढ़ते हैं। क्या बढ़ेगा? एसडीआई रैंकिंग में सुधार होगा। जो भारत की स्वास्थ्य रैंकिंग है उसमें सुधार होगा। इसके अलावा जो एसडीजी इंडेक्स पढ़ते हैं इसमें सुधार होगा। और यही तो समावेशी विकास है। और भारत का एक लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य क्या होता है? कि समावेशी विकास किया जाए, उसके आम जन को किस प्रकार से फायदा हो। और यही तो अपने विकासशील राष्ट्र से किस प्रकार से विकसित राष्ट्र बने, यानी उपभोक्ता पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो अपन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को, किसी टॉपिक को कैसे समझते हैं, वो सब आपने चर्चा की कि उपभोक्ता पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। अगर इसी तरीके से अपन बात करें उपभोक्ता पर, हो गया। दूसरा अपना क्वेश्चन क्या था कि बूस्टर फॉर बिजनेस, यानी बिजनेसमैन के लिए किस प्रकार से ये बूस्टर का काम करेगा, प्रोत्साहन का काम करेगा। यानी औद्योगिक क्षेत्र पर, औद्योगिक क्षेत्र में भी विशेष रूप से जो छोटे क्षेत्र है उसमें अपन एमएसएमई की परिभाषा की बात करते हैं। जब एमएसएमई क्षेत्र की बात करते हैं तो अगला अपना क्या होगा कि बूस्टर फॉर बिजनेस, उसकी चर्चा करते हैं उद्योगों के बूस्टर फॉर बिजनेस। सेम उसी प्रोसेस से चले, दो प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। एक तो जीएसटी में दरें सस्ती हुई तो इंडस्ट्री में क्या होगी? कॉस्ट कम होगी। यानी उसको कोई भी वस्तु का अगर प्रोडक्शन करना हो, मान लो कोई डिजिटल बोर्ड की है या फिर कंप्यूटर की कोई कंपनी है, तो उसकी जो रॉ मटेरियल है अगर वो सस्ता आएगा तो उसमें क्या, जो उसके पास भी जो सेविंग है वो नहीं बचेगी क्या? सेविंग बढ़ेगी। सेविंग बढ़ेगी तो जो सेविंग के रूप में रुपए बचा उनका कहीं तो कहीं वो इन्वेस्ट करेगा, यानी वो एक नई फैक्ट्री खोल लेगा, या फिर जो अपना जो प्रोडक्शन है वो मास लेवल पर करने लगेगा। जब वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो वो सेम प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नई इंडस्ट्री खोलेगा या फिर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, तो उसको क्या? लोगों को रोजगार मिलेगा। जब एक तो लोगों को रोजगार, तो आम जन के वाले वहां पे ले जाओ, वापस लोगों को रोजगार मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, यानी उपभोक्ता पर प्रभाव। ये तो अपन ने कर ली पहले चर्चा। अब इंडस्ट्री पे क्या होगा? अगर उसको प्रोडक्शन बढ़ा तो उसका क्या हुआ? लाभ हुआ। उसको लाभ होगा, यानी लाभ किसको होगा? यानी मार्केट में लायबिलिटी बढ़ेगी। जब मार्केट में लायबिलिटी बढ़ेगी तो राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा क्या? यानी जो राज्य की राजस्व घाटा है उसमें सुधार, राज्य का राजस्व अर्जन ज्यादा होगा। जब राज्य का राजस्व अर्जन ज्यादा होगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है तो वर्ल्ड की इकोनॉमी में जरूर, क्योंकि भारत तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो जब भारत जैसी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है तो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था हिलती है। तो साथियों किस प्रकार से अपन ये बूस्टर फॉर बिजनेस है। और दूसरी जीएसटी रिफॉर्म में डिजिटलीकरण की चर्चा की गई। क्या की गई? डिजिटलीकरण की चर्चा की गई, जिसमें रिटर्न फाइलिंग को आसान किया गया। जो आईटीसी है यानी इनपुट टैक्स रेटिंग, इसमें जो कंपनियां क्लेम करती थी वापस रिटर्न के लिए, उसको बहुत ज्यादा आसान किया। अगर उसको जल्दी पैसे मिलेंगे वापस रिटर्न के रूप में तो नया बिजनेस को जल्दी स्टार्ट करेगा। वो सब चर्चा करेंगे। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी भारत की अलग अलग राज्यों की जो रैंकिंग होती है उद्योगों के लिए, रैंकिंग जैसे इनोवेशन इंडेक्स है, लॉजिस्टिक इंडेक्स है, राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धी सूचकांक है, वो बढ़ेगा। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो लॉजिस्टिक इंडेक्स है भारत की, उसकी रैंकिंग पहले 100 से बाहर थी, जो कि वर्तमान में 38 के लगभग है, उसमें सुधार होगा। साथियों अपन अगर चर्चा करें
कि सरकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक ये तो है नहीं कि साथियों सभी पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो राजस्व स्तर था, हालांकि जब जीएसटी की स्लैब कम की गई है तो निश्चित रूप से राज्यों को और केंद्र सरकार दोनों को जो उसका टैक्स की प्राप्ति होती थी उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। लेकिन जब स्लैब कम की गई तो लोग टैक्स चोरी कम करेंगे, लोग टैक्स चोरी कम करेंगे तो राज्यों को जो राजस्व है वो स्थिरता होगी सेंटर की, यानी टैक्स चोरी कम होगी। फिर जो स्वदेशी कल्चर है यानी आत्मनिर्भर भारत है, यानी इसे एक कल्चर को अपन को बढ़ाना होगा कि किस प्रकार से अपन घरेलू वस्तुओं का प्रयोग करें। बाहर की जो सस्ती वस्तुएं होती है चाइनीज वगैरह वस्तुओं, उनका उपयोग को कम करने कैसे कम करें, और भारत की जो स्वदेशी वस्तुएं हैं यानी ये कल्चर लानी पड़ेगी भारतीय इकोनॉमी में, एक नई कल्चर का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा हर चीज में स्वदेशी स्वदेशी। यानी अगर घरेलू मार्केट मजबूत होता है तो आम लोगों को रोजगार मिलता है, और आम लोगों को रोजगार मिलते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था अपने आप बढ़ने लगती है। साथियों पर ग्लोबल इमेज है वो सुधरेगी भारत की, भारत में, क्योंकि एफडीआई बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। जब एफडीआई प्राप्त होगा तो नई नई कंपनी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, मल्टीनेशनल कंपनी आएगी भारत में। इसके अलावा जो राजस्व अर्जन है उसमें नुकसान की अपने बात कर ली, ये नेगेटिव इफेक्ट हो गया, बाकी सब पॉजिटिव इफेक्ट की चर्चा करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट पर वही पॉजिटिव क्या इफेक्ट है, नेगेटिव क्या इफेक्ट है। अगर राजस्व की तरीके से बात करें अपन तो निश्चित रूप से राज्यों को नुकसान होने वाला है। तो उसमें भी वापस जो एक सस्टेनेबल मॉडल की बात की गई है कि कंपेंसेशन किस प्रकार से देंगे, रिटर्न किस प्रकार से देंगे। तो जो राजस्व नुकसान होगा, फाइनेंस की जो ऑटोनॉमी है, राज्यों को ऐसे लगता है कि ये अपनी स्वायत्ता को छीन रहे हैं। जो फिस्कल अपन फिस्कल फेडरलिज्म की बात करते हैं, अगर संवाद में अगर वित्तीय वस्तुओं की बात करें कि अगर संवाद का एक अलग प्रकार के रूप में जिसको फिस्कल फेडरलिज्म बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि केंद्र है जो राज्यों को सहायता देता है, उसमें वो अनुदान देता है, अलग अलग प्रकार से जीएसटी के रूप में रिटर्न देता है, वो लोन देता है, तो इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, फिस्कल फेडरलिज्म बोलते हैं। तो उस पर विवाद होगा। और जो रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम है उसको क्या बनाया गया है, भारत से, ये पॉजिटिव प्रभाव है। एक हेल्थी कंपटीशन बढ़ेगा राज्यों के बीच में कि कौन है जो जीएसटी से ज्यादा राजस्व अर्जन करे। आत्मनिर्भर राज्य को, जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो अगर आत्मनिर्भर भारत है तो आत्मनिर्भर राजस्थान बनाएगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश होगा, तो मतलब दो राज्यों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें राज्यों का जो राजस्व घाटा है वो बढ़ जाएगा इससे। साथियों इकोनॉमी की बात करें यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो इससे क्या होता कि अगर केंद्र सरकार के पास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एफडीआई आएगा, तो भारत का जो सेंसेक्स और निफ्टी है यानी भारत के जो आर्थिक सूचकांक है मार्केट के, वो अगर पॉजिटिव हो गया तो मार्केट पॉजिटिव होगा, मार्केट पॉजिटिव होगा तो पूरी इकोनॉमी पॉजिटिव होगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट क्षेत्र की अपन बात करें तो किस प्रकार से अगर इंडियन का घरेलू मार्केट की क्षमता बढ़ेगी, घरेलू मार्केट की क्षमता बढ़ेगी तो डिमांड और सप्लाई का वक्र है वो चेंज होगा, ज्यादा से ज्यादा डिमांड होगी, नया प्रोडक्शन होगा, मार्केट चलता रहेगा। इसके अलावा मार्केट लिक्विडिटी बढ़ेगी तो नए नए आईपीओ वगैरह आएंगे, राजस्व स्थिरता आएगी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का घाटा कम होगा। अगर आयात है दूसरे देशों से अपने आयात की क्षमता को, अपने जो आयात है उसको कम करेंगे और अपना जो निर्यात है मतलब वस्तुओं को बाहर बेचेंगे उससे बढ़ेंगे। जैसे अमेरिका के साथ अपना सब कुछ पॉजिटिव है लेकिन चाइना के साथ अपना बहुत ज्यादा व्यापार घाटा है। तो अगर आत्मनिर्भर भारत होगा यानी सभी वस्तुएं अगर भारत में बनने लग जाएगी तो कम से कम वस्तुओं को अपन चाइना से खरीदेंगे, तो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट है यानी भुगतान जो संतुलन है उसको अपन पॉजिटिव रख पाएंगे। भारत की जो रैंकिंग सुधरेगी, एसटीआई की है, एसटीजी की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की है। अगर ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के द्वारा किस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था को, क्योंकि भारत क्या एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, 150 करोड़ की यहाँ की जनसंख्या है, भारत जो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से अन्य विकासशील देशों के साथ साथ पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जो ये डॉलर का डोमिनेंस है, जो ये अमेरिका की दादागिरी है या फिर जो अमेरिका का प्रभुत्व है, उस प्रभुत्व से बचने के लिए या फिर यूरोपीय राष्ट्रों का प्रभुत्व है उससे बचने में किस प्रकार से भारत एक जो ग्लोबल साउथ राष्ट्र है उनमें किस प्रकार से मॉडल बन सकता है, वो सब अपन उनके लिए भी ये एक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कदम है। वैश्विक संस्थाओं में भारत की जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ेगी। डब्ल्यूटीओ में जैसे भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारे विवाद होते हैं, सब्सिडी को लेकर विवाद होते हैं, जो भारत की फार्मा क्षेत्र है उसको लेकर बहुत सारे विवाद होते हैं, या फिर यूरोप में विशेष रूप से यूरोप जो है नए नए स्टैंडर्ड बना रहा है
ग्रीन इकोनॉमी के, कि भारत की वस्तुओं से उनको जो पर्यावरण को जो नुकसान होता है यूरोप में, इसके इस आधार पर भारत जो चुनौती लगाता है। तो अगर आत्मनिर्भर भारत होगा तो वो सब जो समस्याएं आती है वैश्विक रूप से भारत के मार्केट में, उन समस्याओं का भी समाधान होगा। इसके अलावा वैश्विक साख बढ़ेगी, यानी ग्लोबल जो ट्रेड है वो ज्यादा बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत एक मॉडल राष्ट्र के रूप में सामने आएगा। तो साथियों ये अपना टॉपिक है जो ओवरऑल पूरा हो गया है कि किस प्रकार से जीएसटी की यात्रा चली, जीएसटी के क्या कारण थे, जीएसटी की विशेषताओं की अपन ने चर्चा की, उसके बाद जीएसटी रिफॉर्म की चर्चा की। अब अपन आते हैं मेंस के क्वेश्चन पे। क्या आते हैं कि आरएस मेंस में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद में अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे एसआई के लिए, बाकी सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। 5-6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 3-4 क्वेश्चन अपन मेंस से चर्चा करेंगे। किसी भी क्वेश्चन के आंसर की राइटिंग किस प्रकार से करें, क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये यूपीएससी मेंस 2015 में एक क्वेश्चन आया था, जो मैंने आरएस 2023 वाला एग्जाम था उस टाइम उसको लिखा था, तो उसकी फोटो लेकर आया हूँ। हालांकि आपको नहीं दिख रही होगी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि किसी भी आंसर की फॉर्मेटिंग क्या होती है। ये 2023 वाला था, फर्स्ट मेंस था, तो हो सकता है कुछ कमियां हो, लेकिन इसके माध्यम से अपन सीखेंगे कि किस प्रकार आंसर को फॉर्मेट करना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो साथियों सबसे पहले तो क्वेश्चन को अपन को पढ़ना है, और पढ़ के 2 मिनट या 1 मिनट के लिए सोचना है, दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाना है अपन को कि अपन को लिखना क्या क्या, अपनी सबसे बड़ी कमी क्या होती है आंसर फॉर्मेट। अपन जब आंसर राइट करते हैं ना, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और शुरू हो जाते हैं, मान लो ये अपना पेज है, जैसे ये अपना पेज है, अब जैसे सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसने कहा है कि हाल के वर्षों में जो सहकारी संघवाद है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उसकी अवधारणा पर लगातार जोर दिए। ये यूपीएससी मेंस 2015 का, यानी 2015 जीएसटी से पहले की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ये इसमें सहकारी संघवाद की अवधारणा पर लगातार जोर दिया जा रहा है। वर्तमान संरचना में निहित कमियों को रेखांकित कीजिए तथा किस हद तक सहकारी संघवाद है जो इन कमियों का समाधान प्रस्तुत करता है, इस पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को समझो साथियों, ये क्वेश्चन है जो सहकारी संघवाद पे है, यानी जीएसटी पे नहीं है, सहकारी संघवाद ओवरऑल, उसमें पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमी भी है और बाकी सब्जेक्ट भी है। यानी सहकारी संघवाद, यानी किस प्रकार से सहकारी संघवाद की मांग बढ़ रही है, ये 2015 तक की बात है। और वर्तमान जो अर्थव्यवस्था थी, यानी 2015 की से पहले की जो व्यवस्था थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल व्यवस्था, उसमें ऐसी क्या कमियां रही कि जो क्वेश्चन है वो सहकारी संघवाद की बात कर रहा है या फिर आजकल सहकारी संघवाद की बात। तो क्वेश्चन में देखो 3 चीजें दी गई है कि सहकारी संघवाद क्या है। सबसे पहले तो यहां से अपन को क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सहकारी संघवाद का ये क्वेश्चन है। दूसरा, सिस्टम में ऐसी क्या कमियां रही, उन सब की चर्चा करनी पड़ेगी, और फिर किस प्रकार से सहकारी संघवाद उसका समाधान बन गया। यानी क्वेश्चन को 3 फॉर्मेट में तोड़ दो। अब इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग अपन को दिमाग में करनी है सबसे पहले, कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे लिखेंगे। तो क्योंकि सहकारी संघवाद की, तो अपना जो सबसे पहला होता है क्वेश्चन की 1 या 2 लाइन में उसका परिचय हो, मतलब भूमिका इंप्रेसिव हो। अगर सहकारी संघवाद की है तो अगर अपन ऐसे इसकी भूमिका को रूप में लिखे, क्योंकि अपन ऐसे लिख सकते हैं सहकारी संघवाद की, क्यों तो संघवाद की चर्चा कर लो इसमें कि भारत कैसा राष्ट्र है, संघीय राष्ट्र है। संघीय राष्ट्र है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के बीच में मधुर संबंध आवश्यक है। क्या आवश्यक है? मधुर संबंध। तो परिचय ऐसे लिखा है कि भारतीय संविधान की मूल भावना में संघीय ढांचा निहित है, जहां केंद्र व राज्यों की स्वतंत्र अधिकार प्रदान किए गए, किंतु व्यवहार में यह संरचना कई असंतुलन से प्रभावित है। देखो सहकारी संघवाद की परिभाषा भी आ गई और उसकी कमियां भी आ गई। यानी सहकारी संघवाद की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि संघीय ढांचा है तो अपन को सहकारी से चीजें लानी पड़ेगी, लेकिन उसकी कमियों को भी अपन ने कर लिया। फिर कुछ हाल के वर्षों में अगर वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात करो, आंतरिक विविधता और वित्तीय चुनौतियों के बीच सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। अब अपन को जो मेन क्वेश्चन की जो बॉडी होती है, उसमें जो डिमांड है क्वेश्चन की, वो सब लिखना है। यानी इसको 2 या 3 लाइन में क्या करना है अपन को, यहां पे लिखना है उसका परिचय या फिर भूमिका। फिर अपन को 2 चीजें इस क्वेश्चन में पूछिए। सबसे पहले तो कमियां, फिर समाधान। तो इस क्वेश्चन की अपन फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास जगह कम होती है, आंसर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 10 नंबर वाले क्वेश्चन में एनालिटिकल रूप से चलना होगा। तो इसमें देखो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखी कमियां, और फिर अगले फॉर्मेट में
लिखी मैंने उसके समाधान, फिर लिखा सहकारी संवाद समाधान के रूप में, और फिर लिखा निष्कर्ष। लेकिन मैं आज अगर इसका आंसर लिखता तो इसको अलग तरीके से लिखता, क्योंकि इतनी जगह वहां होती नहीं है। तो इधर लिखो कमियां, फिर इधर साथ के साथ समाधान। इससे फायदा क्या होता है? फायदा जैसे अपन कमी लिखे तो उसका समाधान हाथों हाथ याद आ जाएगा, और एक समाधान लिखते तो दूसरी कमी याद आ जाएगी, मतलब चीजें लिंक हो जाती है। नहीं तो अपन पहले कमियां लिखते हैं फिर समाधान लिखते हैं, तो कमियां तो ज्यादा आ जाती है, समाधान कम हो जाता है। तो अपना जो बीच का जो वो लिंकेज होता है वो कम हो जाता है। और जब कमी लिखते हैं तो समाधान अपने आप दिमाग में, जैसे वित्तीय असंतुलन है, क्या है यहां लिख रखा है कि वित्तीय असंतुलन है कि जो टैक्स क्षमता है राज्यों के। अब इसमें थोड़ा सा, क्योंकि अपन को ज्यादा उसमें वर्णन नहीं करना होता, अगले को सब पता है वित्तीय असंतुलन है, तो आप शॉर्ट में लिखो वित्तीय असंतुलन कैसे है कि जो केंद्र के पास टैक्स लगाने की शक्ति है वो ज्यादा है। क्या? केंद्र के पास टैक्स लगाने की जो शक्ति है वो ज्यादा है, तो केंद्र की राजस्व अर्जन की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। केंद्र वार की संस्थाओं से ज्यादा लोन ले सकता है राज्यों की अपेक्षा, तो वो सब ज्यादा कि टैक्स लगाने की क्षमता केंद्र से राज्य, जीएसटी से राज्यों की जो नुकसान जो अपने चर्चा की वो सब लिख दो यहाँ पर। तो वित्तीय संतुलन में 3 लाइनें लिख दी। फिर दूसरा क्या है, अब इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान लिखो जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट 2017, सीधा इतना लिख दो जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट 2017। एसजीएसटी में लिख दो राज्यों को ज्यादा अधिकार दिया जाना चाहिए, आईजीएसटी के दे ज्यादा रिटर्न को, या फिर केंद्र और राज्य के बीच में जीएसटी काउंसिल बनाया जाए। ये सब इसके समाधान हो गए। फिर दूसरा है राजनीतिक खींचतान, ये तो गया अर्थव्यवस्था का। किसी भी क्वेश्चन को एनालिटिकल क्वेश्चन आए, अगर उसके कारण और प्रभाव गाए तो उसको 3 भागों में बांट दोगे, क्या उसके सामाजिक कारण है, क्या आर्थिक कारण है, क्या राजनीतिक कारण है। यानी सा ए रा, इसको याद रखो। और प्रभाव में भी सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, समाधान में भी वो चीजें याद रखो। तो इसमें अपन ये पढ़ लिया अपने आर्थिक कारण है और आर्थिक समाधान, फिर लिखो राजनीतिक कारण और राजनीतिक समाधान। देखो फिर लिख दिया मैंने संवैधानिक और प्रशासनिक। वो क्वेश्चन की अलग अलग डिमांड होती है, क्योंकि अपन को कोई भी क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करते हैं तो अगर उसमें अपन कॉन्स्टिट्यूट संविधान की कुछ चीजें या फिर कुछ फैक्ट डालते हैं ना, तो वो एक इंप्रेसिव या इफेक्टिव आंसर बनता है। जैसे इसमें है कि संवैधानिक व प्रशासनिक सीमाएं, आर्टिकल 246 क्या करता है? विभाजन करता है केंद्र और राज्य के बीच में। समवर्ती सूची में विवाद है, आपातकाल में अपने जो बहुत सारे केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होते हैं, चाहे राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर विवाद हो, या फिर जो केंद्र सरकार है जो प्रशासनिक तंत्र को या आईएएस या आईपीएस की नियुक्ति करता है उसको लेकर विवाद हो, मुख्यमंत्री की, अब उसमें अपन करंट डाल दो आप। क्या हाल ही में जो मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों पर जो जांच के लिए एक अलग से बिल आया उस पर बहस चल रही है, यानी उसको करंट एस्पेक्ट से जोड़ो। जो चर्चा होती है ना इसको यहाँ से करो। अब जैसे भारतीय संविधान में अपन सहकारी संवाद की कमियों की बात कर रहे थे, तो इसमें यहाँ उदाहरण के रूप में लिख सकते थे क्या हाल ही में जो मुख्यमंत्री वाला मुद्दा है उसको, तो उससे क्या होता है इफेक्टिव होता है आंसर। अगले को ऐसे लगता है कि बंदा अपडेट है करंट के साथ भी। फिर विकास की असमानता, उत्तर वर्सेस दक्षिण विवाद, भाषाई विवाद, इनके समाधान लिख दो कि उत्तर और दक्षिण विवाद के बीच में जो नीति आयोग है उसके परामर्श को, और अलग अलग केंद्र राज्यों के बीच में जो भाषाई विवाद है तो त्रिभाषा फॉर्मूला एनईपी 2020 लिख दो, अलग अलग इंडेक्स का समाधान के रूप में लिख दो। फिर है संस्थागत समानता है, जैसे पहले योजना आयोग था अब अंतरराज्य परिषद है, उसमें क्या क्या विवाद चल रहे हैं उनका, और उसी के साथ उसका समाधान लिख दो। तो इस प्रकार से अपन के आंसर राइटिंग होनी चाहिए साथियों। फिर लास्ट में अपन को क्या करना होता है कन्क्लूजन, जैसे वित्तीय संवाद और समाधान में देखो वित्तीय संवाद जीएसटी परिषद का बताया मैंने, वित्त आयोग का बताया, नीति निर्माण में पहले बॉटम टू अप अप्रोच, इसके रेगुलर बैठ के इसके अलग अलग सूचकांक। यानी अपने क्वेश्चन में ज्यादा ज्ञान नहीं देना होता, ज्ञान की बजाय डायमेंशन दो। यानी अगले को ऐसे बताओ कि मुझे एक ही चीज ज्यादा याद नहीं है, मुझे बहुत सारी चीजें याद है। यानी आप अगर एक ही क्वेश्चन के 5 डायमेंशन देते हो बजाय 2 के विस्तार से, तो वो 5 अच्छे होते हैं। 2 को आप भले ही कम बता दो, उसमें ज्यादा अपन को अंदर लिखना नहीं होता, ऊपर ऊपर जो सब हेडिंग होती है वो ज्यादा बनाओ। अब लास्ट में अपन को निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव लिखना है, लेकिन वो भी ऐसे हो कि कमियों को ढूंढते हुए अपन किस प्रकार से पॉजिटिव हो। जैसे सहकारी संवाद भारतीय संघीय ढांचा की कमियों करने का पूर्ण समाधान तो नहीं है, किंतु भाई पूर्ण समाधान नहीं है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद चलते रहेंगे संघीय ढांचे में, लेकिन फिर भी ये जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, गैप, उसको कम करता है। जीएसटी काउंसिल क्या करती है, केंद्र और राज्यों को एक चैम्बर में, मैंने कहा ना न्यू चैम्बर फॉर फेडरलिज्म, तो किस प्रकार वो लाइन लिख दो कि जीएसटी काउंसिल इज ए न्यू चैम्बर ऑफ फेडरलिज्म, या फिर ये लिख दो वर्तमान में जीएसटी रिफॉर्म लिख दो, जीएसटी रिफॉर्म से किस प्रकार से राज्य और केंद्र के बीच में जो समस्याएं थी उनको समाधान किया गया, वो सब अपन चर्चा कर लेते हैं। साथियों आगे की अपन चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी 2.0 सुधारों को एक और आम नागरिक के लिए राहत माना जाएगा और दूसरी ओर उद्योग जगत के लिए प्रोत्साहन माना जाएगा। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी
ये क्वेश्चन वही है जो अपन ने चर्चा की थी कि किस प्रकार कॉमन मैन के लिए तो ये रिलीफ है, कॉमन मैन के लिए रिलीफ है और उद्योग जगत के लिए बूस्टर है, बूस्टर फॉर इंडस्ट्री या बिजनेस। सेम वही क्वेश्चन है। अब जीएसटी 2.0 है तो अपने परिचय में क्या लिखना पड़ा, अपने आंसर की राइटिंग क्या होनी चाहिए कि यहां परिचय की चर्चा करो। तो जो मैंने लाइन बोली थी, मतलब परिचय इतना ज्यादा इंप्रेसिव हो अगले को ऐसे लगे कि आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा परिचय जैसे अपन इस लिखते हैं कि जीएसटी 2.0 आजादी के बाद भारत की कर व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, ये लाइन लिखो। फिर उसको एक्सप्लेन कर दो, क्रांतिकारी परिवर्तन है जिसमें न केवल आम जीवन बल्कि उद्योगों पर और राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होगा पॉजिटिव। और फिर ये चीज लिखो कि एक जगह एक तरफ लिख लो कॉमन आमजन के लिए किस प्रकार से राहत है और दूसरी तरफ लिख दो उद्योगों के लिए। वो अपन ने पढ़ लिया आमजन के लिए क्या, एक तो महंगाई कम होगी, वो जो अपन ने सर्किल बनाया था पूरा उसके हर पॉइंट लिख दो। अगर महंगाई कम होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोगों का क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, मार्केट परचेजिंग पावर बढ़ेगी। फिर दूसरा लिखो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मार्केट में लायबिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो क्या होगा, वो सर्किल बढ़ा दो या सीधा लिखो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो जीवन स्तर में सुधार होगा, उसके आगे लिख दो ये तीनों चीजें कि किस प्रकार एचडीआई रैंकिंग बढ़ेगी, जब भारत के जो व्यक्तियों के पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी उनके जीवन स्तर में सुधार होगा तो एक राज्य की रैंकिंग है एसडीजी रैंकिंग, हेल्थ रैंकिंग, वो बढ़ेगी। उसी प्रकार उद्योगों में लिख दो। फिर निष्कर्ष में अपन को कैसे क्या लिखना है कि जीएसटी 2.0। अब देखो ये तो है नहीं कि ये एकदम पॉजिटिव भी है, हालांकि जीएसटी 2.0 के क्रियान्वयन संबंधी बहुत सारी चुनौतियां सामने आएगी, उसमें चुनौतियां लिख दो कि एसबीआई की रिपोर्ट कोष्टक में लिख दो कि चुनौतियों के रूप में एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 50,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा। और फिर लिख दो लेकिन फिर भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था या फिर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के जो दौर है उसमें एक महत्वपूर्ण या क्रांतिकारी कदम है। इस प्रकार से इस आंसर को अपन कर सकते हैं। अगले मेंस क्वेश्चन की अपन चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 सुधारों में भारतीय आर्थिक यात्रा में एक नए पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग पूछ रहे हैं इन सुधारों के संभावित प्रभावों का, जो अपने प्रभाव पड़े उनका उद्योग और निवेश पे क्या प्रभाव पड़ा, केंद्र राज्य संबंधों पर यह अपने पूरा पढ़ लिया और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपन पूरा इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर दिया। सेम वही जो पहले परीक्षा लिखा था और वही निष्कर्ष। तो ये 3 मेंस के क्वेश्चन है, इसके माध्यम से अपन सीखा आंसर की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। अगली क्लास में भी अगला कोई भी टॉपिक हर क्वेश्चन हर क्लास में अपन मेंस के 1-2 क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। अब अपन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए कि राजकोषीय संवाद का तात्पर्य है कि कराधान और व्यय की शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जानी चाहिए। तो देखो ये क्या, केंद्र और राज्यों के बीच, वो ये 2 हैंड इज बेटर देन 1 हैंड, यानी 2 हाथ है एक हाथ से हमेशा अच्छा होता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में यही तो राजकोषीय संवाद है, तो ये कथन भी सही हो जाता है। फिर क्या, सहकारी संवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरल, ये तो है राजकोषीय। जब राजकोषीय के लिए फिस्कल फेडरलिज्म शब्द यूज लेते हैं इंग्लिश में, तो फिस्कल क्या है, फिस्कल है केंद्र के द्वारा राज्यों की किस प्रकार से सहायता की जाती है, चाहे वो अनुदान के रूप में हो, चाहे ऋण के रूप में हो, या जीएसटी कंपेंसेशन के रूप में हो, वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों को जो सहायता दी जाती है, या फिर राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होती है उनमें किस प्रकार से केंद्र सरकार है जो सहायता करती है, वो सब इसमें शामिल होती है। फिर सहकारी संवाद में क्या होता है कि का उद्देश्य है कि केंद्र और राज्य संवाद में सहयोग के माध्यम से यानी कम्युनिकेशन और कोऑपरेट के माध्यम से उसको बढ़ावा दो, तो ये क्वेश्चन भी सही हो जाता है। जीएसटी परिषद आर्टिकल 279 अपने पढ़ा को भारत में सहकारी संवाद का एक व्यवहारिक मंच माना जाता है। तो आपने नहीं पढ़ा कि न्यू चेंबर फॉर फेडरलिज्म, यही तो क्या है वो क्वेश्चन, ये न्यू चेंबर ऑफ फेडरलिज्म यानी संवाद का एक नया चेंबर। राजकोषीय संवाद का तात्पर्य केवल केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान देने से, देखो केवल अनुदान नहीं है, केवल क्वेश्चन आया हुआ है तो अनुदान भी नहीं देता, अनुदान के साथ साथ ऋण भी देता है, वो जीएसटी कंपेंसेशन भी देता है, या फिर जो वित्त आयोग है, नीति आयोग है, वित्त आयोग और नीति आयोग है, इसकी सिफारिशों का आधार पर अलग अलग वो जैसे कोई भी आपदा आ गई तो आपदा के फंड में देता है, जैसे अभी पंजाब को 50,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई, तो केवल अनुदान नहीं है। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है अपना,
ये तीनों क्वेश्चन सही है, तो इसका आंसर क्या हुआ, केवल 1, 2 और 3 सही। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें। देखो साथियों, अब वो टाइम गया कि एक ही ऑप्शन आएगा और वो सही हो जाएगा। अब कथन पर चल रही है आरपीएससी। आरपीएससी तो इससे भी आगे चली गई है। कितने कथन सही है यूपीएससी में पूछे जाते हैं ना, उपरोक्त चारों कथनों में से कितने क्वेश्चन सही है। अगले परी में ये सवाल आने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन या 5-7 क्वेश्चन जो भी है। यूपीएससी ने 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो अब अपन को पूरे टॉपिक को जीरो से लेकर लास्ट तक, मतलब पूरा निचोड़ वो एक ही क्वेश्चन में पूछ लेती है। यानी जैसे ये क्वेश्चन तो एक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन इसने 5 पूछ लिए। पहले ये एक क्वेश्चन ही 5 क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता था, लेकिन अब एक ही क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन के रूप में पूछती। तो जीएसटी 2.0 में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हार्स रेसिंग पर 28% कर लगाने का निर्णय दोबारा स्पष्ट किया। अब देखो, इस क्वेश्चन को अपन को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। अब अपन को पता है कि 2 स्लैब थी 5% और अब कौन सी कर दी गई 18%। पहले कितनी थी 0 यानी 5, 12, 18 और 28। अब केवल 5 और 18 ही रखी है। तो जीएसटी 2.0 में 28 की तो बात ही नहीं है बिल्कुल ही। फिर ये नए सुधारों में आईटीसी को रियल टाइम एनालिटिकल सिस्टम से जोड़ा था कि ये अपन ने बताया था कि किस प्रकार से रियल टाइम एनालिसिस कर सके ताकि रिटर्न है जो फास्ट हो सके। एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए कई शिल्प धातु निर्माताओं की दर घटा गई, ये भी सही है, 5% किया गया। परिषद ने फर्जी कंपनियों पर ड्रॉ के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण और एआई आधारित, ये भी क्वेश्चन सही है। तो इसके क्या 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे, 2, 3 और 4। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करेंगे 56वीं जीएसटी काउंसिल। ये अपन को पता होना चाहिए करंट का कि कौन सी जीएसटी काउंसिल क्यों। ये तो पूछेगा नहीं कौन सा क्या क्या, अब वो जाएगा डीप में, कौन सी काउंसिल हुई, कितने तारीख से लागू हुआ। तो 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय हुआ कि जीएसटी रिफॉर्म कब लागू होंगे, 22 सितंबर से, जो आज से लागू हो रहे हैं। इसके अलावा परिषद ने 4 स्लैब को घटाकर मुख्यतः 5%, 18 की 2, ये भी सही है। सीमेंट, छोटे वाहन, टीवी, एसी। अब देखो ये इन पे 5% तो हो नहीं सकती, तो बच्चा क्या 18%। तो ये अपना मतलब कुछ क्वेश्चन तो अपने ऑप्शन से हो जाते हैं। अपन क्या, अरे यार ये तो नहीं पढ़ा ही नहीं यार, बने तो सीमेंट, छोटे वाहन, टीवी। थोड़ा सोचो उस पर कि 2 ही तो स्लैब है, 5 और 18। क्या टीवी पे 5% हो सकती है क्या? ये क्या ये एक बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? ये वो अल्टरनेट है, ऑप्शन है। तो इस पर कितनी होगी 18%। कृषि उपकरण, जीवन रक्षक दवाइयां और कुछ मेडिकल डिवाइस की दरें 12% से घटाकर पर, क्योंकि ये क्या है, अब देखो यहाँ पर 18% कैसे हो सकती है, क्योंकि जीवन रक्षक की बात कर रहे हैं अपन, कृषि उपकरण की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अपन किसानों की आय दोगुनी करने की, तो 18% से तो आय दोगुनी होगी नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में अगर अपन को एक इफेक्ट याद रखना था कि कौन सी काउंसिल थी। बाकी अगर टॉपिक आपका अच्छे से समझा हुआ है तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस क्लास से देखने के बाद में आपका इस टॉपिक का क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। तो इसमें क्या हो गया, इसमें सभी क्वेश्चन सही हो गए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर लास्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं आज के कि जीएसटी, ये यूपीएससी में पूछा था साथियों कि जीएसटी परिषद का गठन अपने पढ़ा आर्टिकल 279A के तहत पढ़ा। परिषद की अध्यक्षता क्या भारत के प्रधानमंत्री करते हैं? अपने अच्छे से पढ़ा था कि परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नहीं, केंद्र सरकार का वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? केंद्र सरकार का वित्त मंत्री। अगला टॉपिक, प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री या कर मंत्री परिषद का सदस्य होता है। तो अपने पढ़ा के पैकी तो केंद्र सरकार का जो राज्य मंत्री होता है वो इसका सदस्य होता है, और फिर राज्य सरकार के सभी जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। परिषद के निर्णय अधिकतर सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से 3/4 बहुमत। ये अपने पढ़ा, ज्यादातर निर्णय बहुमत से हो जाता है। अगर नहीं होता है तो अगर डिसीजन होता है उसमें कितना % चाहिए मतदान में, 75% चाहिए। ये भी अपन ने पढ़ा कि सहकारी संघवाद को किस प्रकार से जीएसटी काउंसिल बढ़ावा देती है, विस्तार से पढ़ा। तो इसमें 2 नंबर गलत होगा, सही हो जाएगा 1, 3 और 4। केवल 1, 3 और 4 सही है। तो साथियों यह आज का अपना टॉपिक हुआ जीएसटी रिफॉर्म्स, जिसमें अपन ने पढ़ा। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म में अपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने हिस्ट्री ऑफ जीएसटी पढ़ी कि क्या ऐसे जीएसटी के कारण थे, प्री जीएसटी में क्या था, वन नेशन मैनी मार्केट मैनी टैक्स। फिर जीएसटी आया, जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1 जुलाई 2017 से। कौन सा अधिनियम था, 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था। बिल कौन सा था, 122वां बिल था। बिल 2014 का था, अधिनियम 2016 में बढ़ा, 1 जुलाई 2017 से वो लागू हुआ। फिर अपन जीएसटी की विशेषताएं पढ़ी कि किस प्रकार से कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर किया, किस प्रकार से वो डेस्टिनेशन बेस्ड केस है, मल्टीपल सिलेक्स है, मल्टीपल स्लैब है, ड्यूअल मॉडल अपनाया गया है। उसके बाद में अपन जीएसटी की विशेषताओं के बाद में जो जीएसटी काउंसिल की चर्चा की कि जीएसटी काउंसिल का कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 101 संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा
आर्टिकल है 279A, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? केंद्र सरकार का वित्त मंत्री अध्यक्षता करता है। उसमें सदस्य कौन होते हैं? केंद्र सरकार का जो राज्य वित्त मंत्री, उसके बाद में राज्य सरकार के वित्त मंत्री उसके सदस्य होते हैं। जीएसटी काउंसिल क्या जो डिसीजन प्रोसेस है उसको याद रखना है। उसमें एक डिसीजन प्रोसेस, केंद्र का वेटेज कितना है? 33% है। राज्य का कितना है? सभी राज्यों का मिला के 66% है। लेकिन बहुमत के लिए कितना चाहिए? 75% चाहिए। वो सब अपने चर्चा की। इसके अलावा अपने चर्चा की संवाद क्या होता है, पॉलिटिकल एंगल से बात करी तो अपना आर्टिकल 246A पढ़े, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को जीएसटी पर अलग अलग कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 269A के तहत अपने क्या पढ़ा कि IGST है, उस पर केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार क्या करती है? जीएसटी का अर्जन करती है, यानी कलेक्ट करती है और राज्यों के बीच में उसका शेयरिंग कर देती है, उसको बांट देती है। फिर लास्ट में अपने क्या पढ़ा था, जो आर्टिकल 366 के तहत जीएसटी की परिभाषा को पढ़ा था। 7वीं अनुसूची में अपने क्या पढ़ा कि जीएसटी की जो इनडायरेक्ट, जीएसटी से पहले अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको हटाया गया, उसके लिए जीएसटी का नाम लिखा गया। इसके अलावा अगर संवाद की, अपने 3 प्रकार के संवाद की बात की, सहकारी संवाद की, प्रतिस्पर्धी संवाद की, राजकोषीय संवाद की, उनका जीएसटी रिफॉर्म्स की बाद में अपन ने बात की कि ये क्यों आए, जीएसटी रिफॉर्म्स में किस प्रकार से 4 स्लैब से 2 स्लैब किए गए, आम जन के लिए किस प्रकार से राहत है, उद्योगों के लिए किस प्रकार से बिजनेस है, ये बूस्टर है बिजनेस के लिए। इसके अलावा पॉलिटिकल इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें अपन ने देखा सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी पर, और फिर इंडियन इकोनॉमी पर समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और फिर लास्ट में अपने मेंस के क्वेश्चन कर लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। तो साथियों, ये आपका आज का अपना टॉपिक हुआ जीएसटी 2.0। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगर आपको किसी भी टॉपिक में, चाहे जीएस का हो या करंट का हो, अगर आपको ऐसे लगता है कि कुछ समस्याएं हैं या फिर उस टॉपिक को लाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।